उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। ए हेलो, उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। जलती हुई एक चिंगारी ने आंधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा, मुझे कोनों की दरकार नहीं होती। हाँ साथियों, तो ये सत्य बात है। तो यहाँ पर जिस तरह से भारत में लोगों में आपको अपने देश के स्वतंत्रता के प्रति जो चिंगारी जगी थी, उसको किसी कोने की जरूरत नहीं थी, और उस चिंगारी ने जलते हुए अपने देश के लिए संविधान सभा का गठन किया, और उस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, और उस तरह से यहाँ पर उन संविधान सभा के द्वारा आपको प्रस्तावना को भी क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो आधारित है आपको संविधान की जो हमारा प्रस्तावना है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के बारे में हम लोग क्या करना है, आज पढ़ना है दोस्तों। तो कैसे हमारा प्रीएम्बल आपको संविधान में एडजस्ट हुआ, शामिल किया गया, और आगे चलकर बहुत सारे विवाद इस पर उठे कि जो हमारा प्रस्तावना है इस संविधान का अंग है कि नहीं है, उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं, देखते हैं कि जो हमारा प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, हमारे संविधान में कैसे एडजस्ट हुआ, कैसे शामिल हुआ, उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे पहले भारत में यहाँ पर अंग्रेज आते हैं, और उसके बाद उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपको व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे वो आपको अग्रसर होते गए, और आगे चल करके 1757 में देखा जाए तो प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का 1764 का युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बाद 1770 तक आते आते जो अंग्रेज थे उनका जो अधिकार है भारत पर व्यापार करने के साथ साथ अब प्रशासनिक अधिकार भी हो गया, और भारत में प्रशासन को चलाना भी शुरू कर दिए थे, और उनके द्वारा भारतीयों का काफी शोषण किया गया, जिसकी खबर इंग्लैंड में पहुंची। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए समय समय पर नियम और कानून आए, और इन्हीं नियमों और कानूनों से चल करके आगे हमारा क्या हुआ, देश का संविधान निर्मित हुआ दोस्तों। तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, लेकिन इसी क्रम में आपको कहा जाए तो समानांतर क्रम में भारतीय संविधान की मांग होने लगी कि भारत का संविधान होना चाहिए, जिसका निर्माण भारतीय संविधान करेगी, संविधान सभा करेगी, जिसके जो सदस्य होंगे कौन होंगे, तो आपको वयस्क मताधिकार के आधार पर चुन करके आएंगे, और वही संविधान सभा संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी दोस्तों। इस क्रम में आप आगे देखते हैं कि आता है हमारा कैबिनेट मिशन 1946, और इस कैबिनेट मिशन ने ये आपको तय कर दिया, ये रूपरेखा तय कर दिया संविधान सभा का, कि संविधान सभा का जो रूपरेखा वो कैसा होगा, उनके सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी। तब आपको जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ दोस्तों, और तब जाकर के 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, हमारे देश का संविधान सभा का गठन हो जा रहा है दोस्तों। जब संविधान सभा का गठन हो गया 6 दिसंबर 1946 को, तो अब इसकी बैठक होनी शुरू हो गई, और जो प्रथम बैठक हुआ दोस्तों वो हुआ 9 दिसंबर 1946 को। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, चूंकि ये थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं जो आपको जा करके उस चीज को कंफर्म कराएगी कि ये क्या चीजें हैं हमारी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि आपको किसने तय किया था कि भारत में एक संविधान सभा होगी, और उसकी रूपरेखा को तय किया था, तो कैबिनेट मिशन ने आपको क्या किया दोस्तों, यहाँ पर ये आपको संविधान सभा के स्वरूप को तय किया। कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया दोस्तों, कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया, आपको क्या कर दिया, संविधान सभा का रूपरेखा तय कर दिया। संविधान सभा का रूपरेखा क्या कर दिया दोस्तों, रूपरेखा तय कर दिया, और तय कर दिया कि इसमें 389 क्या होंगे, सदस्य होंगे। चुनाव हो गया दोस्तों जुलाई अगस्त 1946 में। थोड़ा सा चुनाव कब हो गया दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा चुनाव है वो कब हो रहा है, तो चुनाव हो रहा है जुलाई अगस्त 1946 में हो जा रहा है दोस्तों। चलिए यहाँ पर चुनाव हो गया किसका, तो हमारे संविधान सभा का, और सदस्य जीत करके आ जा रहा है। और तब जो संविधान सभा का जो गठन है दोस्तों यहाँ पर हो जा रहा है कब, तो 6 दिसंबर 1946 को क्या हो जा रहा है दोस्तों, संविधान सभा का क्या हो जा रहा है, गठन हो गया। और इसका प्रथम बैठक हो रहा है कब दोस्तों, चूंकि हम पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बैठक में ही किया गया है, आया है, वो आपको दिखाते हैं। प्रथम जो बैठक था हमारा दोस्तों, ये हुआ 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हो रहा है दोस्तों। उसके बाद जो इसकी दूसरी बैठक जो हो रही है दोस्तों, दूसरी जो बैठक हो रही है कब हो रही है दोस्तों? तो 11 दिसंबर 1946 को हो रही है। कब हो रही है दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हो रही है। और तीसरी बैठक कब हो रही है दोस्तों? तीसरी बैठक आपको हो रही है आपको 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को इसकी तीसरी बैठक समाप्त हो रही है दोस्तों। और इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या किया था? यहां पर लाया था। क्या किया था दोस्तों? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यहां पर देखा जाए तो आपको जो यहां पर लाया गया था कब दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है हमारा 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया था? तो इसे स्वीकृति मिल गई थी। क्या मिल गई थी दोस्तों? तो यहाँ पर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इसको स्वीकृति कब मिली दोस्तों? तो इसकी स्वीकृति मिल रही है कब? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति क्या हो जा रही है? मिल जा रही है। किसको? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को स्वीकृति मिल गई दोस्तों। और इसी दिन से हमारा क्या हुआ? बहुत सारी समितियों का गठन शुरू हो गया। कहां पर? तो भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन हो जा रहा है, जिसमें से 8 बड़ी समितियां थी, जिसमें से सबसे खास समिति थी हमारी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष बने कौन? तो BR अम्बेडकर साहब इसके क्या बने? अध्यक्ष बने दोस्तों। तो ये तो रहा हमारा क्या, यही आया था हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके आपको क्या हुआ? तो प्रस्तावना का रूप धारण कर लिया, क्योंकि ये जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था इसमें 8 अनुच्छेद थे और ये सारे अनुच्छेद वर्तमान समय के जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसके सारे विषय वस्तुओं को इंगित कर रहे थे। तो आगे चल करके इसी के आधार पर हमारे प्रियम्बल का, प्रस्तावना का क्या हुआ दोस्तों? गठन हो रहा है। उसके बाद देखते हैं यहां पर कि चलिए यहां पर क्या हो जा रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या हो गया दोस्तों? स्वीकृति मिल गई दोस्तों। अब यहां पर देखते हैं कि जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे हम आज वर्तमान समय में आपको क्या कहते हैं? तो प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रस्तावना कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले दोस्तों कि ये जो प्रस्तावना जो शब्द है, क्या भारत में सबसे पहले लाया गया था? तो इसका आंसर है नहीं। तो सबसे पहले किस देश में लाया गया था दोस्तों? तो हम आपको बताते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो हमारा प्रस्तावना जो शब्द है, क्या है दोस्तों? प्रस्तावना जो शब्द है, ये आप जानते हैं कि जो हमारा यूनान जो क्षेत्र है, आपको क्या है, विश्व में सबसे पहले वहीं पर क्या हुए, सारे चीज जितने भी परिवर्तन हुए हैं संसार में, लगभग वहीं पर हुए हैं। कहां पर? तो यूनान में हुए हैं। कहां पर दोस्तों? यूनान। तो बात करते हैं, यूनान एक क्षेत्र था। कहां पर दोस्तों? यूनान क्षेत्र था। और वहां के एक व्यक्ति थे कौन? रूसो। माफ कीजिएगा, कौन थे दोस्तों? प्लूटो थे। कौन थे? प्लूटो थे। कौन थे दोस्तों? प्लूटो एक व्यक्ति थे। आप एक क्या थे? राजनीति शास्त्र के आपको क्या थे? जानकार थे। उन्होंने क्या किया? पहली बार अपनी एक रचना में क्या किया था दोस्तों? प्लूटो ने क्या किया था? अपनी रचना में क्या किया था? सबसे पहले यहाँ पर बात किया जाए तो सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले ये प्रस्ताव शब्द अपने क्या किए थे? रचना में प्रस्ताव शब्द को क्या किया था? इंगित किया था, लिखा था। और बात किया जाए दोस्तों तो विश्व के अधिकांश देश जो थे आपको ब्रिटेन के क्या थे? गुलाम थे, उपनिवेश थे। और उन उपनिवेशों में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर अमेरिका स्वतंत्र हो रहा है दोस्तों। तो 1776 में वहां पर क्रांति चली और वहां पर आगे चलकर के हमारा स्वतंत्र हो गया कौन? अमेरिका। और वहां पर सबसे पहले विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान बना 1789 में। कब बना दोस्तों? अमेरिकी जो संविधान है कब बना दोस्तों? अमेरिकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब बना दोस्तों? तो ये बना था हमारा कब? 1789 में अमेरिका का संविधान क्या हो गया दोस्तों? बन करके तैयार हो गया दोस्तों। और मात्र 4 महीने में ये संविधान हमारा बन करके तैयार हो गया, जो 7 अनुच्छेद मात्र थे इसमें। और ये हमारा संविधान बन करके क्या हो गया दोस्तों? सबसे पहले लिखित संविधान बन गया। कहां पर? तो दोस्तों अमेरिका में बन गया। और इस अमेरिका ने क्या किया कि एक चीटिंग किया। और चीटिंग ये किया कि इस शब्द को, प्रस्तावना को क्या कर लिया?
ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया, शामिल कर दिया दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना दिखाई देता है दोस्तों, तो सर्वप्रथम यहां पर बात किया जाए दोस्तों, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना शब्द को जोड़ा गया। अमेरिकी संविधान में क्या किया गया दोस्तों, संविधान में प्रस्तावना शब्द को जोड़ा गया। क्या किया गया, आपको प्रस्तावना शब्द को क्या किया गया, जोड़ा गया। यहां पर कब दोस्तों, तो 1789 में जोड़ा गया। क्या, आपको प्रस्तावना शब्द को जोड़ दिया गया अमेरिकी संविधान में। और इसी अमेरिकी संविधान से हम लोग क्या किए हैं, प्रस्तावना को क्या किए हैं, अपने संविधान में क्या किए हैं दोस्तों, लागू किए हैं। तो अब बताते हैं कि ये प्रस्तावना आखिर उसने क्यों शामिल किया और ये क्या कहता है, तो थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पर दोस्तों। चलिए यहाँ पर रफ करते हैं और देखते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और देखते हैं कि जो प्रस्तावना है वो क्या कहता है, आखिर क्यों इसको शामिल किया गया। तो हम आपको बताते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये जो प्रस्तावना है ये क्या कहता है, क्यों इसको शामिल किया गया दोस्तों, क्या इसमें चीजें होती है। तो आपको बता दें कि जो प्रस्तावना होता है, प्रियम्बल होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु का उद्देश्य, यानी कि अभी हम वर्तमान समय में जो चीजें पढ़ाने जा रहे हैं उसका क्या पर्पस है, उसके क्या लक्ष्य हैं और उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो उन सारे चीजों को ही क्या कहता है, किसी एक छोटे संदर्भ में उसको शामिल कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का, जैसे हमारा उद्देश्य क्या है, एक आईएएस ऑफिसर बनना हमारा उद्देश्य है, तो उसके लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या क्या कंटेंट हमारे चीज में शामिल होना चाहिए कि हम वो बन पाए। तो उसी तरह से किसी भी देश में किस तरह के जो लोग हैं उनमें किस तरह की सहमति होगी, उनके लक्ष्य क्या होंगे, उनके उद्देश्य क्या होंगे, उनके पर्पस क्या होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, एक सार तैयार किया जाता है। उसी सार को कहते हैं क्या, तो प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रस्तावना कहते हैं। तो प्रस्तावना जो है हमारा एक तरह से क्या है दोस्तों, तो हम इसे कह सकते हैं सार है। क्या है, सार है, सार संग्रह होता है, या इसे हम दर्पण कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं दोस्तों, दर्पण कह सकते हैं। आप देखते होंगे, कोई बुक उठाइए और उस पर देखते होंगे लिखता होगा दो शब्द, क्या लिखता होगा, दो शब्द। और दो शब्द जो है पूरे किताब के विषय वस्तुओं के बारे में बता देता है कि इस किताब में किन किन कंटेंट को शामिल किया गया है, किन किन विषय वस्तुओं के बारे में पढ़ना है। तो एक छोटे से प्रीफेस में क्या कर देता है, बता देता है कि इस पूरी किताब में क्या पढ़ना है। एक निचोड़ होता है दोस्तों। क्या होता है, तो हम एक तरह से कह देते हैं कि क्या एक निचोड़ है। क्या है हमारा दोस्तों, प्रस्तावना क्या है, पूरे आपको जो हमारा लक्ष्य होता है उसका ये निचोड़ है। क्या है दोस्तों, निचोड़ है, या इसे हम कह सकते हैं भूमिका है। क्या है दोस्तों, भूमिका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भूमिका कह सकते हैं, निचोड़ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दर्पण कह सकते हैं, सार कह सकते हैं। इसे हम द्वार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, द्वार कह सकते हैं, क्योंकि इसी से होकर के सारे चीजों को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो इससे हम कह सकते हैं क्या है, आपको द्वार भी कह सकते हैं, किसे, आपको प्रियम्बल को, हमारे संविधान का। तो ये सारे चीजों को लेकर के हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा प्रियम्बल प्रस्तावना क्या होता है दोस्तों। अगर पूरे प्रस्तावना को समझना है तो अगर पूरे संविधान को समझना है तो इसके प्रियम्बल को पढ़ लीजिए। तो पूरे हमारे संविधान, जो हमारा संविधान है उसके विषय वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी चल जाती है। इसके केवल मात्र पढ़ने से क्या, तो प्रस्तावना को पढ़ने से क्या हो जाता है, पता चल जाता है। तो अभी तक हम देखें दोस्तों यहाँ पर कि सबसे पहले इस प्रस्तावना को सबसे पहले कहां पर लाया गया था, तो आपको यूनान में एक प्लूटो हुआ करते थे, आपको राजनीतिज्ञ, और उन्होंने अपने रचनाओं में इस चीज को शामिल किया था और उस चीज को अमेरिका ने अपने संविधान में लागू कर लिया दोस्तों। और भारत ने इस चीज को अमेरिकी संविधान से क्या कर लिया है दोस्तों, ये लिया है। तो इस तरह से यहां पर क्या किया गया दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को जब जे.एल. नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था, तो अमेरिकी संविधान के जो हमारा जो प्रस्तावना था उसी के जस्ट आपको क्या था, एज इट इज नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ चीजों को क्या था, जो प्रथम जो शब्द था उसको लिया गया था यहाँ पर दोस्तों।
चलिए बात करते हैं, ये तो रहा हमारा प्रियम्बल। अब ये जो प्रस्तावना है इसके बारे में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं। उन विचारों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे प्रियम्बल पर कि प्रियम्बल के क्या आपको पर्पस है, क्या उसके आपको एम है, क्या इसके गोल है, सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा ये प्रस्तावना है दोस्तों, तो इस प्रस्तावना के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने विचारधाराएं दी है। जैसे बात कहा जाए आपको एम हिदायतुल्लाह साहब ने, आपको बात किया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं क्या हमारा हेडिंग है दोस्तों रहेगा। तो अलग अलग लोगों का विचार प्रस्तावना के संदर्भ में यहाँ पर बात करते हैं। प्रस्तावना के संदर्भ में, प्रस्तावना के संबंध में अलग अलग विचार, संबंध में अलग अलग लोगों के विचार, अलग अलग लोगों के विचार, क्या है दोस्तों, अलग अलग लोगों के विचार को हमको क्या करना है, देखना है कि क्या था उनके विचार, क्या थे उनके। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए तो एम हिदायतुल्लाह ने क्या कहा था इसके बारे में, तो थोड़ा देखते हैं। एम हिदायतुल्लाह साहब ने क्या कहा था, एम हिदायतुल्लाह साहब ने क्या कहा था, तो ये न्यायाधीश थे दोस्तों। तो बात करते हैं, इन्होंने कहा था कि जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उद्देश्य प्रस्ताव है, ऑब्जेक्टिव जो रेजुलेशन है वो क्या है, अमेरिकी संविधान के घोषणा के समान है। क्या कहा था दोस्तों, अमेरिकी आपको प्रस्तावना के अमेरिकी घोषणा के समान है। क्या है दोस्तों, अमेरिकी घोषणा के समान है, अमेरिकी घोषणा के समान है। क्या है दोस्तों, अमेरिकी घोषणा के समान है, इन्होंने ये बात कह दिया था। उसके बाद बात किया जाए तो यहाँ पर एन गोपाला स्वामी अय्यर थे, क्या थे, क्या थे दोस्तों, अय्यर साहब थे। उन्होंने क्या कहा था यहाँ पर, अय्यर साहब उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में, तो उन्होंने कहा था कि ये जो प्रस्तावना है दीर्घकालिक सपनों का विचार है दोस्तों। क्या है दोस्तों, इन्होंने कहा था दीर्घकालिक सपनों का विचार है, दीर्घकालिक सपनों का क्या है दोस्तों, सपनों का विचार है दोस्तों। क्या है, सपनों का विचार है। ये अपना बात बोले थे कौन, तो आपको अय्यर साहब बोले थे। उसके बाद बात किया जाए तो एक और व्यक्ति है जिनका नाम है आपको अर्नेस्ट वाकर है। कौन है दोस्तों, अर्नेस्ट वाकर है। कौन है दोस्तों, अर्नेस्ट वाकर है। इन्होंने क्या कहा था अर्नेस्ट वाकर ने, तो बात किया जाए तो अर्नेस्ट वाकर ने कहा था दोस्तों कि ये जो संविधान निर्माता थे उनको क्या कहा था, तो बुद्धिजीवी, आपको बुद्धिजीवी कहा था। क्या कहा था दोस्तों, संविधान निर्माताओं को बुद्धिमता या बुद्धिजीवी कहा था। क्या कहा था, संविधान निर्माताओं को क्या कहा था दोस्तों, संविधान निर्माताओं को आपको बुद्धिजीवी कहा था। क्या कहा था, आपको इलेक्चुअल पर्सन कहा था, बुद्धिजीवी कहा था। क्या कहा था दोस्तों, बुद्धिजीवी कहा था। और जो हमारा जो प्रियम्बल था उसको कहा था क्या, की नोट्स कहा था। क्या कहा था दोस्तों, प्रस्तावना को क्या कहा था दोस्तों, तो कहा था की नोट्स। क्या कहा था दोस्तों, आपको की नोट्स कहा था, की नोट। क्या कहा था दोस्तों, की नोट। और ये इतने प्रभावित हो गए थे हमारे देश के प्रस्तावना से, प्रियम्बल से, कि उन्होंने अपने रचना, इनका एक रचना था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल आपको थ्योरीज। क्या नाम था दोस्तों, ये अपनी इनकी एक रचना थी जिसका नाम था क्या, तो इनकी रचना थी क्या दोस्तों, तो प्रिंसिपल ऑफ, क्या था दोस्तों, आपको प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड, क्या था दोस्तों, सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। क्या था दोस्तों, पॉलिटिकल थ्योरीज। तो क्या था दोस्तों, आपको थ्योरीज में आपको भारतीय प्रस्तावना को सबसे पहले रखा था, यानी सबसे पहले मतलब शुरुआत इसी से किया गया था। इनका जो रचना था प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज, इस रचना में सबसे पहले किस चीज को शामिल किया गया था, तो हमारा प्रस्तावना को शब्द को क्या किया गया था, प्रस्तावना को शामिल किया गया था। उसके बाद बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने विचार आपको प्रस्तुत किए हैं, दिए हैं, तो सारे लोगों के विचारों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से देखते हैं दोस्तों। और इनको कहा जाता है ना कि एक, चूंकि जो हमारे अर्नेस्ट वाकर साहब थे उनके बारे में कहा जाता है, चूंकि अच्छे विचारक थे, अंग्रेज थे लेकिन अच्छे विचारक थे, इन्होंने कहा, इनके बारे में कहा जाता है कि
ये क्या कहे हैं आपको, प्रस्तावना की एक और चीज बोले हैं कि वृद्धा अवस्था का प्रलेख कहे। कहा कहे हैं दोस्तों, वृद्धा अवस्था का प्रलेख कहे हैं। क्या कहे हैं, वृद्धा अवस्था का प्रलेख कहे हैं। और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था ठाकुरदास भार्गव। क्या नाम था दोस्तों, ठाकुरदास भार्गव। क्या था दोस्तों, ठाकुरदास भार्गव थे। कौन थे दोस्तों, ठाकुरदास भार्गव थे। कौन थे, भार्गव थे। इन्होंने क्या कहा है, कहा क्या कि प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये हमारे संविधान का सबसे खास 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 क्या है, भाग है दोस्तों, सबसे सम्मानित भाग है, ऐसा कहा था आपको। कौन, तो ठाकुरदास भार्गव साहब ने कहा था कि प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान का सबसे सम्मानित भाग है दोस्तों। और इन्होंने कहा था कि जो हमारा प्रस्तावना है दोस्तों, इसको कहा था हमारे संविधान की आत्मा है, हमारी संविधान की कुंजी है और हमारे संविधान का आभूषण है, ऐसा कहा था दोस्तों। किसने, तो सबसे पहले तो कहा कि मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहा था दोस्तों, तो ही सेड दैट प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन्होंने कहा था कि आपको क्या हमारा मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट आपको प्रीसियस क्या है दोस्तों, प्रीसियस क्या है, मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा था दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन कहा था दोस्तों। और कहे थे कि हमारा जो प्रस्तावना है वो क्या है, आभूषण है, आभूषण के समान है। क्या है, जो महिलाओं का श्रृंगार बढ़ाता है, महिलाओं की सुंदरता को बढ़ाता है, उसी तरह से प्रियम्बल भी हमारे संविधान का क्या करता है, श्रृंगार बढ़ाता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। सो इसने कहा था कि आभूषण है। क्या कहा था दोस्तों, कि प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का क्या है, एक तरह से आभूषण है, आत्मा है। क्या है दोस्तों, आत्मा कहा था, सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की आत्मा भी कहे थे इन्होंने दोस्तों। आत्मा का मतलब क्या होता है कि जो हमारा हर्ट होता है, जब शरीर हमारा जो शरीर होता है अगर मर भी जाए तो आत्मा जो है कभी मरता नहीं है, वो अनश्वर है। हमारा शरीर नश्वर है, बट जो हमारा जो आत्मा है वो क्या होता है दोस्तों, आपको अनश्वर होता है, कभी मरता नहीं होता है। जैसे ही हमारे शरीर से क्या होता है, मरने वाला होता है, तो आत्मा क्या होता है, शरीर से निकल जाती है और परमात्मा में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। हालांकि ये मरती नहीं है दोस्तों। और यही आत्मा जब नए जीव उत्पन्न होते हैं तो उस नए जीव में ये आत्मा क्या करती है, प्रवेश कर जाती है दोस्तों। तो ये आत्मा जो है कभी डेड नहीं होती। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि ये हमारे शरीर ये संविधान की क्या है, आत्मा है। सो कांट डेड इन एनी टाइम, ये कभी मर नहीं सकती है, इसलिए कहा था। और उसके बाद कहा था कि कुंजी है। क्या है दोस्तों, कुंजी है। क्या कहा था, कुंजी। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा ताला होता है, उस ताला को खोलने के लिए क्या होता है, चाबी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चाबी और ताला दोनों आपको क्या है, एक मतलब अभिन्न अंग नहीं है, ये दोनों अलग अलग अंग हैं। ये चीजों को हम अलग कर सकते हैं, रख सकते हैं, और जब जरूरत पड़ेगा तो इसका प्रयोग करके हम ताले को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आभूषण है, कुंजी है। किन्होंने कहा था दोस्तों, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। आगे बात करते हैं तो और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे के.एम. मुंशी, जिसको कहते हैं कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, जो आपको क्या थे दोस्तों, तो जो हमारा जो क्या कहते हैं उसको, ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, जिसको हम कहते हैं क्या आपको क्या कहते हैं दोस्तों, ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, तो उस कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। कौन थे दोस्तों, के.एम. मुंशी साहब। आपको उस कमेटी के क्या थे, जिसे हम प्रारूप समिति कहते हैं दोस्तों, उसके एक मेंबर थे के.एम. मुंशी। और इन्होंने कहा था कि जो एक के.एम. मुंशी क्या बोले हैं, तो बोले हैं कि जो हमारा प्रस्तावना है ना दोस्तों, वो क्या है, तो एक भविष्य फल है। क्या है दोस्तों, भविष्य फल है, यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। क्या कहा था दोस्तों, लोकतांत्रिक। के.एम. मुंशी साहब ने क्या कहा है दोस्तों, के.एम. मुंशी, पूरा नाम क्या है दोस्तों, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। इन्होंने क्या कहा था कि लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, भविष्य फल है। क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य का। हम बताएंगे आगे चलकर कि लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है। लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है दोस्तों, तो एक लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है, भविष्य फल है। क्या है दोस्तों,
भविष्य फल है, या इसे सिंपल वे में हम कह सकते हैं क्या है, तो इसे कहा था आपको क्या, जन्म कुंडली कहा था दोस्तों। और ये शब्द पूछा जाता है, हालांकि ये नहीं पूछा जाता है, इतना खास नहीं है, लेकिन उन्होंने एक और बात बोला था कि ये क्या है, आपको प्रस्तावना, आपको संविधान की क्या है, जन्म कुंडली है। क्या है दोस्तों, जन्म कुंडली है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का शादी होता है तो इसमें क्या किया जाता है, उसके जन्म कुंडली को लड़की वाले के जन्म कुंडली से क्या किया जाता है, मैच कराया जाता है। तो ऐसा होता है जन्म कुंडली। अर्थात इसका कहने का क्या तात्पर्य है दोस्तों, तात्पर्य यह है कि अगर आपको पूरे संविधान की अगर कुंडली देखनी है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक चीजें हैं, तो अगर पूरे चीजों को जानना है दोस्तों, या अगर कोई ऐसा शब्द है जो क्या है थोड़ा आपको समझने में सहज नहीं है, तो उसके पूरे प्रियम्बल को क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए दोस्तों। तो इन्होंने कहा था कि जन्म कुंडली है, संविधान की क्या है, जन्म कुंडली है। और कुछ व्यक्ति हैं जैसे आपको अंबेडकर साहब, चूंकि ये क्या बोले हैं थोड़ा देख लिया जाए दोस्तों। अंबेडकर साहब क्या थे दोस्तों, BR अंबेडकर। और चूंकि इन्हें क्या कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है दोस्तों, जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आपको जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने क्या कर दिया, पूरे संविधान को बनाने के लिए काफी प्रयास किया था, इसलिए इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। काफी इनका इसमें खास योगदान रहा था, इसलिए इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। और इन्होंने क्या कहा हमारे संविधान के बारे में, तो आर्टिकल आपको जो 32 है, क्या है दोस्तों, जो हमारा आर्टिकल क्या है आपको 32, यानी कि 32वां जो आर्टिकल है उसको कहा है क्या, संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को, तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि इन्होंने कुछ प्रियम्बल के बारे में कहा, नहीं दोस्तों, इन्होंने केवल और केवल आर्टिकल 30 को क्या कहा है दोस्तों, तो आपको कहा है, आपको क्या, आपको संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों। आपको जानते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 32 है उसमें आपको किसके बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों, तो आर्टिकल जो हमारा आपको 32 है उसमें वर्णन किया गया है तो राइट्स के बारे में, किसके बारे में, माफ कीजिएगा, रीट के बारे में, आपको आदेश के बारे में क्या किया गया, चर्चा किया गया। 5 आदेश होते हैं, परमादेश होता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, रिट जारी कर सकती है। तो इन्होंने, चूंकि इसके द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता होती है, इसलिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो आपको आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकती है दोस्तों, तो आपको रिट जारी कर सकती है। ये सारी चीजें, इसलिए इन्होंने क्या कहा था कि संविधान की आपको आत्मा कहा था। आगे देखते हैं, एक और व्यक्ति हुए जिसका नाम है JL नेहरू, और ये सबसे खास व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने किससे कहा था आपको संविधान की आत्मा, जी दोस्तों, इन्होंने आपको फंडामेंटल राइट्स में एक राइट्स है हमारा आर्टिकल नंबर 19, यानी कि 19 नंबर जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 19, जिसमें आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है लोगों को, तो उसको इन्होंने क्या कहा है, तो भारत के संविधान की आत्मा कहा है। तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा दोस्तों कि, तो ये तय कर लीजिए किसने क्या कहा है और इसे अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। ये रहे हमारे कौन, JL नेहरू। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति हुए यहाँ पर N पालकीवाला। क्या हुए दोस्तों, NA पालकीवाला, N पालकीवाला या NA पालकीवाला। ये इन्होंने क्या कहा दोस्तों, तो अच्छी बात कहा इन्होंने कहा कि हमारा जो प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल क्या है हमारा, एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड है, परिचय पत्र है। क्या है दोस्तों, इन्होंने कहा परिचय पत्र है, यानी कि जो हमारा प्रियम्बल है आपको क्या है, तो पूरे संविधान का परिचय पत्र है, यानी इसके पूरे परिचय पत्र से ये पूरा परिचय जान सकते हैं किसका, संविधान का। ऐसा कहा है दोस्तों, किसने, तो N पालकीवाला ने कहा है। एक व्यक्ति और है जिसका नाम है D सुब्बा राव। कौन है दोस्तों, D सुब्बा राव। इन्होंने क्या कहा है आपको भारतीय संविधान के बारे में, तो ये कहा है कि क्या करता है हमारा जो प्रियम्बल है वो भारतीय संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों, यानी कि जो इसके गोल हैं, इसके जो पर्पस हैं, उसका क्या करता है, वर्णन करता है, यानी कि संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन करता है। संविधान के लक्ष्यों दोस्तों, यहां पर क्या कहा इन्होंने, संविधान के लक्ष्यों एवं इसके उद्देश्यों क्या करता है दोस्तों, संविधान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का क्या करता है, आपको वर्णन करता है। कौन दोस्तों, ये हमारा प्रियम्बल। कौन कहा है दोस्तों, एक कहे हैं D सुब्बा राव जी, ये इन्होंने कहा है। आगे बढ़ते देखते हैं दोस्तों, और किसने क्या कहा है,
तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है आपको डीएस नकार है। कौन है दोस्तों? डीएस नकार। और डीएस नकार साहब ने क्या कहा है आपको? तो ये थोड़ा सा चीजों को, चूंकि संविधान के कुछ शब्द हैं उसके बारे में इन्होंने कहा है, तो हम आगे चल करके चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये रहे हमारे कुछ व्यक्ति जिन्होंने अलग अलग अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं दोस्तों। तो हमारे किसके बारे में? तो प्रस्तावना के बारे में। अब चलते हैं दोस्तों, अब बढ़ते हुए धीरे धीरे कदमों से देखते हैं कि जो हमारा प्रस्तावना है वो क्या है, उसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रस्तावना में जो वर्णित शब्द हैं वो क्या है, प्रस्तावना के क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके तथ्य हैं, क्या इसके आपको क्या बोलते हैं इसको एलिमेंट्स हैं, क्या इसके तत्व हैं, सारे चीजों को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए आते हैं, मिलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा प्रस्तावना है ये आपको क्या कहता है दोस्तों। प्रस्तावना तो ये दोस्तों क्या होता है, एक तरह से परिचय है हमारे पूरे संविधान का दोस्तों। और पढ़ते हैं हम इस प्रस्तावना को और क्या कहता है। और प्रस्तावना तो कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी। फिर यहां पर देखते हैं दोस्तों, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान सभा सप्तमी आपको एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं दोस्तों। ऐसा कहा है हमारे प्रस्तावना में। तो देखते हैं दोस्तों कि ये तो रहा हमारा क्या प्रस्तावना, क्या रहा दोस्तों हमारा प्रस्तावना। एक चीज आपको यहाँ पर बता दें कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये 26 नवंबर 1949, फिर यहाँ पर दिया है मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इसका क्या मतलब है दोस्तों? तो आप पढ़ते होंगे लेकिन इस चीज को आप नहीं समझ पाते होंगे, तो इसके आपके कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं और दिखाते हैं कि ये क्या चीजें हैं। आपको बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो हिंदी संवत है वो विक्रम संवत है। क्या दोस्तों? तो हमारा क्या है यहाँ पर देखते हैं कि विक्रम जो संवत है, अगर वर्तमान समय के ईस्वी में अगर उसे लाना चाहते हैं तो इसे क्या किया जाता है, यहाँ पर विक्रम संवत में से क्या किया जाता है दोस्तों, तो 57 साल ईयर को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, घटा दिया जाता है। यानी कि अगर विक्रमी संवत से क्या करना है, विक्रम संवत से अगर वर्तमान समय को क्या करना है दोस्तों, वर्तमान अगर समय प्राप्त करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो 57 वर्ष को क्या करते हैं, घटाते हैं। यानी 2006 में से अगर आप 57 वर्ष घटाइएगा तो दोस्तों आपको मिलेंगे क्या, 1949 प्राप्त होगा। क्या होगा दोस्तों, 1950 प्राप्त होगा। यानी अगर विक्रमी से अगर आपको वर्तमान समय में आना है तो क्या करना है, 57 वर्ष को क्या कर देना है, घटा देना है। सिंपल वे आप जान लीजिए, ये काफी चीजें अच्छी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि अब बारी बारी से क्या करेंगे दोस्तों, आपको इस संविधान सभा इस प्रस्तावना को के शब्दों को बारी बारी से हम क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, प्रस्तावना के शब्दों को बारी बारी से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पढ़ते हैं। तो लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पढ़कर हम सुना चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा गया कि हम भारत के लोग, क्या है दोस्तों, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। क्या है दोस्तों, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो यहां पर बात करें दोस्तों, हम भारत के लोग, तो यहां पर बात किया जाए कि हम भारत के जो लोग हैं, ये जो शब्द है इसका क्या तात्पर्य है, क्या कहता है, इस सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। चूंकि हम जो शब्द है, हम भारत के लोग जो शब्द है, ये छोटा शब्द इसे नहीं समझे, ये काफी बड़ा शब्द है। चूंकि ये काफी चीजों को दर्शाता है यहाँ पर, तो हम बारी बारी से सभी चीजों को यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या, हम भारत के लोग, क्या है दोस्तों, हम भारत के लोग, क्या है दोस्तों, हम भारत के
लोग, क्या है दोस्तों, हम भारत के लोग। पहले एक और चीज आपको बता दें दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा प्रस्तावना है उसकी भाषा को कहां से लिया गया है दोस्तों, आपको आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों। फैक्ट में नहीं बता पाए थे। और जो प्रस्तावना है वो कहां से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना का भाषा कहां से लिया गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पर हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये क्या कहता है, ये शब्द थोड़ा सा इस पर हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा बाद में समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा दोस्तों कि जो हमारा प्रस्तावना है ना, क्या है दोस्तों प्रस्तावना, इसके क्या है, 4 तत्व होते हैं। ये 4 बात के बारे में, 4 चीजों के बारे में हमें क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, बताता है कि ये 4 तत्व ही पूरे संविधान में क्या है दोस्तों। ये 400 से 300 से 400 पेजों का जो हमारा संविधान है, उस पूरे संविधान में मात्र आपको 4 तत्वों से संबंधित ही चीजें शामिल हैं। समझिए दोस्तों, 4 तत्व हैं और उस पूरे 4 तत्वों को बखान किया गया किसमें, तो हमारे प्रियम्बल में दोस्तों। और वो 4 तत्व कौन है, और वही तत्व महत्व बताते हैं किसके, हमारे संविधान के महत्व को बताते हैं, दर्शाते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि संविधान के प्रस्तावना के तत्व क्या है दोस्तों। प्रस्तावना के हम तत्व के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना के तत्व हम कहेंगे, यानी कि प्रस्तावना जो है 4 चीजों के बारे में जानकारी देता है। और सिंपल वे में कर देते हैं इसको, प्रस्तावना 4 चीजों के बारे में जानकारी देता है। क्या करता है दोस्तों, लिखते हैं यहाँ पर, प्रस्तावना 4 चीजों के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में दोस्तों, 4 चीजों के बारे में जानकारी हमें देता है, जानकारी देता है। वो 4 चीज कौन कौन है दोस्तों, ये आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपके खुद के प्रस्तावना में दिखाई दे रहा है। हम आपको दिखाते हैं, आंख खोलिए, देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 चीजें वो कौन कौन है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है क्या। तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को क्या करते हैं दोस्तों, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। ये 4 चीज के बारे में कौन कौन जानकारी देता है दोस्तों, तो सबसे पहले ये बताता है हमें किसके बारे में, तो स्रोत के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, स्रोत। हम आपको क्लियर कर देते हैं क्या स्रोत है, क्या आपको स्रोत है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको दोस्तों। दूसरा चीज जो हमें बताता है दोस्तों कि ये जो हमारा जो पहला कि जो हमारा संविधान बना है उसके स्रोत क्या है, तो ये बताता है हमारा कौन, प्रियम्बल। पूरे संविधान जो बना है उस संविधान का स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है, तो आपको ये बताता है हमारा प्रियम्बल। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, एक कौन बताता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रियम्बल होगा, प्रस्तावना होगा। उसके बाद बताता है हमारा क्या, तो शासन की जो हमारी पद्धति है, शासन पद्धति क्या है दोस्तों, शासन पद्धति के बारे में बताता है। शासन पद्धति के बारे में बताता है कि शासन पद्धति किस किस प्रकार की रहेगी और उस शासन पद्धति को क्या किया जाएगा दोस्तों, लोगों पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये बताया जाता है इसमें कि शासन पद्धति, स्रोत क्या होंगे, चीजें, पद्धति क्या होगी दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर जो इसके उद्देश्य है दोस्तों, इसके पर्पस क्या है, ये जो हमारा संविधान, ये पद्धति जो लागू कर रहे हैं, इसके पर्पस क्या है, ये संविधान जो आप बनाए हैं, व्हाट इज द पर्पस, इसके आपको क्या है, उद्देश्य क्या है इसके। और साथ साथ एक और चीज के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है, तो ये आपको लागू होने की तिथि मालूम चलती है कि हमारा संविधान लागू होने की तिथि मालूम चलती है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ है, लागू होने की तिथि के बारे में जानकारी चलती है दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात कर दें, देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि क्या क्या वो चीजें यहाँ पर।
स्रोत, स्रोत जो यहाँ पर देख रहे हैं शब्द देख रहे हैं दोस्तों, लिखा गया है हम भारत के लोग। क्या है दोस्तों? हम भारत के, ये जो लोग लिखा है ना, यही हमारे संविधान का क्या है? स्रोत है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों? हम भारत के लोग का मतलब क्या है? थोड़ा और इसको पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, यहीं पर रुक जाइए, आगे पढ़ते हैं। को हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित और क्या करते हैं? आत्मार्पित करते हैं। यानी हम भारत के लोग जो ये संविधान बना रहे हैं उसे क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं, उसे इनेक्ट करते हैं, और उसके लिए हम अपने आत्मा को क्या करते हैं? अर्पित करते हैं। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? भारत के लोग ही कर रहे हैं। यानी दोस्तों इस संविधान को बनाया कौन? भारत के लोग। इस संविधान को लागू किस पर किया जाएगा दोस्तों? भारत के लोगों पर। और आपको ये जो देश के जो लोग हैं अपने देश के लिए क्या होंगे? अपनी आत्मा तक को भी क्या कर देंगे? अपने संविधान को बचाने के लिए न्यौछावर कर देंगे। तो ये सारी चीजें, यानी कि सभी चीजों की जो शक्ति है वो कहां से मिल रही है दोस्तों? संविधान की ये जो सभी शक्तियां मिल रही है कहां से मिल रही है? भारत के लोगों से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के संविधान के स्रोत जो है वो क्या है? भारत के लोग हैं। यानी कि सभी शक्तियां किसमें नहीं है दोस्तों? भारत के लोग में दोस्तों। तो यहाँ पर स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं दोस्तों। कौन है दोस्तों? भारत के लोग हैं। क्या है दोस्तों? भारत के लोग हैं। कौन है दोस्तों? भारत के लोग हैं। तो ये तो आप देख लिए कि भारत जो स्रोत है हमारे संविधान के कौन है? भारत के लोग हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि भारत में किस तरह की शासन पद्धति है। एक और चीज, भारत के तो स्रोत है और उसके बाद यहाँ पर शासन पद्धति है। क्या है दोस्तों? शासन पद्धति। तो लिखा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो शासन पद्धति होगा दोस्तों वो कैसा होगा? तो संपूर्ण प्रभुत्व होगा। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं थोड़े समय में। क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व? क्या है दोस्तों? यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है दोस्तों? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यहाँ पर है, संपन्न। ये पहला इसका क्या है? शासन पद्धति का तरीका है दोस्तों। दूसरा जो हमारा वे है वो है शासन पद्धति का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। दूसरा जो हमारा तरीका है शासन करने का वो कैसा होगा? समाजवादी होगा, सोशलिस्ट होगा, यानी कि सोशलिज्म टाइप का होगा। तीसरा जो हमारा तरीका है शासन करने का वो कैसा होगा दोस्तों? पंथ निरपेक्ष प्रकार का होगा, अर्थात धर्म निरपेक्ष प्रकार का होगा। क्या होगा दोस्तों? पंथ निरपेक्ष प्रकार का हमारा शासन पद्धति होगा। अगला जो चौथा पद्धति है वो है लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या है दोस्तों? लोकतांत्रिक, यानी कि हमारे यहाँ जो शासन होगा वो लोकतंत्रात्मक प्रकार का होगा। कैसा होगा दोस्तों? लोकतंत्रात्मक होगा। और पांचवा जो पद्धति होगा वो क्या होगा? गणतंत्रात्मक शासन पद्धति होगा। ये सारे विषय वस्तुओं के हम बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। गणतंत्रात्मक शासन पद्धति होगा। और बात करा जाए यहाँ पर तो हमारे संविधान का जो पर्पस है वो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम इस चीज को रफ कर देंगे बारी बारी से, इस पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर बात किया जाए, हम देख चुके हैं कि हमारे संविधान का जो स्रोत है, सोर्सेज हैं कि क्या है। तो पहला चीज हम देख चुके हैं कि भारत के संविधान का स्रोत है भारत की जनता है, भारत के नागरिक है, भारत के लोग हैं, जिसको आपको सारे शक्ति मिलती है। यानी कि संविधान की जो शक्ति प्राप्त होती है लोगों से क्या होती है? प्राप्त होती है दोस्तों। और दूसरा चीज की शासन पद्धति देख चुके हैं कि भारत में शासन पद्धति जो होगी ये निर्णय करता है कौन? हमारे संविधान निर्णय करेगा, हमारा प्रस्तावना तय करेगा कि भारत में किस किस प्रकार की, उसके नेचर को बताता है, उसके प्रकृति को बताता है कि हमारे देश में किस तरह की शासन पद्धति होगी। तो 5 प्रकार की शासन पद्धति दिखाई देती है यहाँ पर। उसके बाद बात की जाए कि इसका जो पर्पस है, चलिए यहाँ पर प्रस्तावना संविधान लागू कर दिए हैं तो उसके पर्पस क्या होंगे? तो संविधान का जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य आपको बताते हैं दोस्तों। तो इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि इसका जो पर्पस है, संविधान का जो उद्देश्य है वो है लोगों को न्याय दिलाना। क्या है दोस्तों? न्याय दिलाना है। और न्याय भी कितने प्रकार का दोस्तों? तो 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, यानी सोशलिस्ट। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक, हम बात करेंगे बारी बारी से दोस्तों। यहाँ पर सोशलिस्ट आपको क्या होगा? जस्टिस, यानी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि यहाँ पर 3 प्रकार के क्या है? तो 3 प्रकार के न्याय का चर्चा किया गया हमारे संविधान में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, पूछा जा सकता है, नहीं पूछा गया है।
कई बार पूछा गया यहाँ पर। तो हमारे संविधान में पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के न्याय का बात कहा गया है या चर्चा की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय। और बात करते हैं यहाँ पर कि क्या इसके और उद्देश्य हैं दोस्तों। जो दूसरा उद्देश्य यहाँ पर देख रहे हैं कि देखा जाए यहाँ पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि भारत का जो संविधान है इसका उद्देश्य ये भी है कि भारत के लोगों को कुछ स्वतंत्रता भी देनी है। क्या करनी है दोस्तों? स्वतंत्रता। दूसरा उद्देश्य है कि भारत के लोगों को क्या करना है? स्वतंत्रता देना है। क्या करना है? स्वतंत्रता देना है। और वो भी कितने प्रकार का दोस्तों? 5 प्रकार के स्वतंत्रता देना है। किसको? भारतीय जनता को, भारतीय लोगों को, भारतीय नागरिकों को। और वो 5 प्रकार के स्वतंत्रता कौन कौन है दोस्तों? तो देख रहे हैं विचार, थॉट्स। हम सिंपल में लिखते हैं क्या? थॉट्स। विचार, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब क्या? उसको क्या है दोस्तों? अभिव्यक्ति। थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? अभिव्यक्ति है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों? विश्वास, बिलीफ है। क्या है दोस्तों? विश्वास है हमारा। क्या है? थोड़ा इसका मीनिंग देखना पड़ेगा हमको। विश्वास, बिलीफ है। क्या है दोस्तों? बिलीफ है यानी विश्वास है। उसके बाद क्या है हमारा? धर्म है। क्या है दोस्तों? धर्म यानी कि रिलीजन है। रिलीजन की भी स्वतंत्रता दी जाएगी। और क्या है हमारा दोस्तों? उपासना की स्वतंत्रता। क्या है दोस्तों? उपासना की स्वतंत्रता है यहाँ पर। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी जा रही है दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों? आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि दोस्तों भारत में, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? तो 5। देयर आर 5 आपको फ्रीडम आपको दिए गए यहाँ पर। क्या है? तो विचार, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है हमारे संविधान के द्वारा। आगे बात किया जाए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। तो क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यहां पर बात किया जाए तो एक प्रतिष्ठा और हमारा क्या है? अवसर की समता का बात किया गया। क्या किया गया दोस्तों? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी 2 प्रकार के समता का वर्णन किया गया हमारे संविधान में दोस्तों। क्या है? समता भी दिलाना, जनता के बीच में समता को प्रोड्यूस कराना है। समता जो चीजें हैं इंप्लीमेंट करना है उसको। तो 2 प्रकार की समता का वर्णन किया गया दोस्तों। एक हमारा क्या है? प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर की समता। क्या है? प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस। क्या है दोस्तों? प्रतिष्ठा। और दूसरा क्या है? अवसर की समता। क्या है दोस्तों? अवसर की समता। ये 2 विषय वस्तुओं की आपको आपको समानता दी गई है, समता दी गई है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों प्राप्त करने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए। बंधुत्व जो बढ़ेगा तो हमारा किस किस वजह से बढ़ेगा दोस्तों? गरिमा से। गरिमा, अगर सभी व्यक्तियों में गरिमा अगर बढ़ेगी, राष्ट्र की एकता कब बढ़ेगी? जब बंधुत्व बढ़ेगा। अखंडता कब होगा? हमारा देश अखंड कब रहेगा? जब बंधुत्व बढ़ेगा। यानी कि क्या है? आपको ये भी आपको क्या करना है? प्रदान करना है। किसको दोस्तों? गरिमा प्रदान करना है। राष्ट्र की एकता भी क्या करना है? और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व, यानी कि जो हमारा बंधुत्व है दोस्तों, ये किन किन चीजों से बढ़ेगा यहाँ पर? तो आपको गरिमा, लोगों में गरिमा उत्पन्न होनी चाहिए, राष्ट्र की एकता उत्पन्न हो जाएगी तब बंधुत्व बढ़ सकता है, अखंडता जैसे विचार अगर उत्पन्न हो जाएगा तब बंधुत्व बढ़ सकता है। बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो यहाँ पर को क्या करते हैं दोस्तों? एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और क्या करते हैं? आत्मर्पित करते हैं। तो इन सारी चीजों का क्या किया गया है दोस्तों? ये हमारा उद्देश्य है। क्या करना? न्याय दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना, समता उत्पन्न करना, लोगों में प्रतिष्ठा और अवसर की समता उत्पन्न करना, और बंधुत्व के लिए क्या करना दोस्तों? तो राष्ट्र की क्या हमारा आपको गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा आपको सुनिश्चित, आपको एकता, अखंडता और क्या हमारा दोस्तों? बंधुत्व। तो बंधुत्व बढ़ाने के लिए 3 चीजें करना है हम क्या? तो आपको क्या है दोस्तों? आपको गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को क्या करना है दोस्तों? बढ़ाना है। क्या करना है दोस्तों? बढ़ाना है। तो ये हमारी चीजें। अब क्या करते हैं? बारी बारी से बात करते हैं। एक और चीज जो हम आपको नहीं बता चुके हैं, एक है हमारा क्या? लागू होना। तो लागू होने की जो तिथि है वो दोस्तों क्या है? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 26 नवंबर 1949। और पूरा संविधान इतना ही में खत्म दोस्तों।
ये 4 तत्व ही आपको पूरे संविधान में वर्णन किए गए हैं। तो आप इतना याद कर लीजिएगा कि देयर आर 4 एलिमेंट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज दैट, आपको क्या है हमारा दोस्तों, तो सोर्सेज है। फर्स्ट क्या है हमारा, सोर्सेज। एंड सेकेंड इज दैट आपको क्या है, रूल रेगुलेशन है हमारा। थर्ड इज आपको पर्पस है। और चौथा जो हमारा क्या है, जो इम्प्लीमेंट किया गया हमारे संविधान को, उस लागू करने की तिथि है दोस्तों। तो देयर आर 4 एलिमेंट्स, यानी कि पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के कितने तत्व हैं या प्रस्तावना के कितने तत्व हैं, तो कितने हैं दोस्तों, 4 तत्व हैं। और यही 4 तत्व में ही पूरा संविधान क्या होगा हमारा, समाप्त होगा दोस्तों। चलिए चर्चा करते हैं अब बारी बारी से इन सारे चीजों का। तो देखते हैं दोस्तों कि अब बारी बारी से सारे चीजों पर हम क्या करेंगे, सारे शब्दों पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों लिखा गया है क्या, स्रोत। क्या लिखा गया है दोस्तों, स्रोत लिखा गया। क्या लिखा गया है दोस्तों, स्रोत यानी सोर्सेज। क्या लिखा गया है, स्रोत। और स्रोत क्या है दोस्तों, तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर कि जो लिखा गया है हम शब्द, ये कहां से लिया गया है, तो भारतीय संविधान से लिया गया है। या वी द पीपुल, ये जो शब्द है दोस्तों, हम शब्द कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है। और एक और आपको बात बता दें यहाँ पर कि वी द पीपुल जो शब्द है, हम भारत के, सॉरी, वी द पीपुल यानी हम जो लोग हैं, कहां के, भारत के। वी द पीपुल ये कहां से लिया गया है, वी द पीपुल कहां से लिया गया है दोस्तों, तो एक कौन दिया है दोस्तों, ये भी यूनान से ही आया है दोस्तों। और इसे कौन दिया था, रूसों ने दिया था। वी द पीपुल कहां से लिया गया है दोस्तों, ये रूसों ने दिया था। और ये जो रूसो शब्द दिया था, अमेरिका ने इसे अपना लिया था। और अमेरिका से हमने क्या कर लिया दोस्तों, हम भी कहा पीछे हटने वाले, हम लोगों ने क्या कर लिया, अमेरिका से ले लिया इन सारे विषय वस्तुओं को। वी द पीपुल जो शब्द है हम अमेरिका से लिए हैं। और ये जो विश्व में शब्द जो आया था वो रूसों के द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं कि हम भारत के जो लोग हैं, ये क्या आपको दर्शाता है, क्या इस पर थोड़ा सा विभेद है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हम भारत के लोग क्या है, भारतीय संविधान के स्रोत हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग क्या है, भारतीय संविधान का स्रोत है। और भारतीय संविधान को शक्ति कहां से मिलती है दोस्तों, तो हम भारत के लोग से, यानी भारतीय जनता से शक्ति मिलती है। यानी भारतीय नागरिकों से, भारतीय लोगों से क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। क्या मिलती है, भारतीय लोगों से शक्ति मिलती है। क्यों इसलिए मिलती है दोस्तों, इसके पीछे तर्क क्या है दोस्तों, तो तर्क देखिए कि क्या है दोस्तों, क्यों मिलती है शक्ति, क्योंकि इस शक्ति इसलिए मिलती है क्योंकि हमारा जो संविधान है वो किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों, भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। और ये भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया जो संविधान है वो लागू किस पर होगा दोस्तों, भारत के लोगों पर ही लागू होगा दोस्तों। और इस संविधान के लिए अपने आत्मा को अर्पित करेगा दोस्तों, अंगीकृत किया है दोस्तों भारत के लोग ही। अर्थात पूरा देखा जाए तो सारे चीज जो है किसके द्वारा किए गए हैं, भारत के लोग के द्वारा। अर्थात भारतीय संविधान को जो शक्ति प्राप्त होती है कहां से मिलती है दोस्तों, भारतीय जनता से, भारतीय नागरिक से और भारतीय लोगों से मिलती है। ये इसका तर्क है। लेकिन कुछ जो आपको कुछ राजनीतिज्ञ जो हैं उनका कहना है कि ये जो चीज है, आप कहते हैं कि भारत का जो संविधान का जो स्रोत है, जो शक्ति है, वो किसके द्वारा मिलता है, तो इसके बारे में आपको कुछ लोगों ने कहा कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। भारत के संविधान का जो शक्ति है वो लोगों में क्या है, निहित नहीं है। ये भारत के संविधान का जो स्रोत है भारत की सभी जनता नहीं है। कैसे, इनके पीछे क्या तर्क था, इन सारे विषय वस्तु को हम लोग देखते हैं दोस्तों। कौन कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसे चीज, ये सब आपको प्रश्न उठाए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, राजनीतिज्ञों को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था विस्काउंट। क्या नाम था दोस्तों, विस्काउंट। दूसरे व्यक्ति हुए जिसका नाम है विंस्टन चर्चिल। कौन है दोस्तों, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते हैं, विंस्टन चर्चिल। क्या है दोस्तों, विस्काउंट है और विंस्टन चर्चिल है। ये क्या कहे हैं, थोड़ा सा इन्हें हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो ये जो विस्काउंट है दोस्तों, कौन है,
विस्काउंट इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया है उसमें क्या है, संविधान जो सभा की थी भारतीय संविधान का निर्माण, उसमें किसका प्रभुत्व था, तो हिंदुओं का प्रभुत्व था। यानी कि इन्होंने कहा था जो संविधान सभा है वो क्या है, उसमें हिंदुओं का प्रभुत्व है। क्या कहा था दोस्तों, संविधान सभा है हमारी, वो क्या है, संविधान सभा में हिंदुओं का प्रभुत्व है। क्या है दोस्तों, हिंदुओं का प्रभुत्व है, और ये हिंदुओं का प्रभुत्व है और इसमें सभी देश के सभी जनता इसमें भाग नहीं ली थी। यानी कि देश के केवल हिंदू ही वर्ग के जो लोग थे वो शामिल हुए थे, भारत के सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान का जो स्रोत है, शक्ति है, वो सभी जनता में क्या है, वो निहित नहीं है, कुछ ही लोगों में निहित थे। ये कहना था, ये तर्क इन्होंने दिया था। लेकिन अगर देखा जाए परिस्थिति दोस्तों उस समय की, तो सभी लोगों के सहायता से भारत के संविधान का निर्माण संभव नहीं था। अतः इनके अगर विचार को अगर खंडन करना होगा तो हम क्या तर्क देंगे दोस्तों, कि तत्कालीन परिस्थिति में सभी लोगों को शामिल करके भारतीय संविधान का निर्माण करना, ये आपको उस समय मतलब जो समय चल रहा था वो सही नहीं था। ये हमारा तर्क होगा। इस तरह से हम खंडन कर सकते हैं इनके विचारों को दोस्तों। आगे बात किया जाए यहाँ पर, तो ये जो विंस्टन चर्चिल साहब है इन्होंने क्या कहा है, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। विंस्टन चर्चिल आपको बता दें कि एक नंबर के कट्टरा को विरोधी थे किसके, भारतीय स्वतंत्रता के। इन्होंने कभी नहीं चाहा अपने दिल से कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए दोस्तों, और एक नंबर के ओ टाइप के थे, और ये नहीं चाहे कि भारत को कभी स्वतंत्रता दे दी जाए दोस्तों। और लेकिन क्या कहा जाता है ना कि समय एक जैसा नहीं होता है, अंधेरे के पीछे क्या होता है, आपको सवेरा होता है, धूप के पीछे छांव होता है, छांव के पीछे क्या होता है, धूप होता है। और इस व्यक्ति के जाने के बाद चूंकि इतना इसका विरोध होने लगा था इस चर्चिल का, कि वहां पर जो हमारे एक नए आपको देश के जो प्रधानमंत्री बने अगले लेबर पार्टी के, वो बने कौन, क्लेमेंट एटली साहब, जिन्होंने अपने दिल में सजो कर रखा था कि हम भारत को क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। और उसके लिए इन्होंने काम किया दोस्तों, कैबिनेट मिशन भेजा और बहुत सारे कार्य किए भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो ये थे क्लेमेंट एटली। लेकिन ये जो चर्चिल थे वो भारत के विरोधी रहे हमेशा। जैसे महात्मा गांधी को इन्होंने कहा था कि नंगा फकीर है, क्या है, आपको नंगा फकीर है, ऐसा कहा था इस चर्चिल ने खुद। आपको इस चर्चा में आने के लिए ऐसा चर्चिल ने कहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो इन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान सभा है दोस्तों, ये कहा था कि भारत का जो संविधान सभा है एक ही प्रकार के समुदायों का क्या है, संगठन है। अर्थात एक समुदाय इसमें शामिल है, भारत के सभी समुदाय इसमें शामिल नहीं है। तो फिर मैं वही तर्क दूंगा दोस्तों कि उस परिस्थिति में, तत्कालीन परिस्थिति में दोस्तों, सभी समुदायों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, या सभी जो अनपढ़ लोग थे उनको भी, या जो पढ़े लिखे लोग थे उनको भी शामिल करना संभव नहीं था दोस्तों। ये मेरे द्वारा इसका खंडन किया जाता है। तो आप इस तरह से खंडन कर सकते हैं कि तत्कालीन परिस्थितियां आपको गवाही नहीं दे रही नहीं था, इसलिए चर्चिल को चर्चा से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो ऐसा कहा गया है दोस्तों। अब बात किया जाता है दोस्तों, तो ये रहा हमारा क्या, तो ये कहते हैं कि नहीं, भारत के जनता में शक्ति निहित नहीं है, इनका कहना था। ऐसे लोग तो कहा जाता है कि आपको गांव के गलियारों में आपको क्या होते हैं, 73 राय बहादुर मिल जाते हैं जो राय देने के लिए बेचैन होते हैं। तो इनके राय को नहीं मानना चाहिए, चूंकि कहा जाता है ना कि फ्री में दिया हुआ जो क्या होता है, आपको किसी तरह का राय, ना तो फ्री में राय लेना चाहिए ना फ्री में राय देना चाहिए। राय बहादुर बनने की आवश्यकता नहीं है, कुछ लोग को राय बहादुर बनने की बहुत जल्दी होती है, तो ऐसा आप राय बहादुर नहीं बनिए। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ये ऐसे भारतीय, चूंकि हम देख रहे थे कि हमारा जो संविधान है, प्रस्तावना है, देयर आर 4 एलिमेंट्स, ये 4 तत्वों के बारे में डिस्कशन करता है। और 4 तत्व कौन कौन थे दोस्तों, स्रोत, शासन पद्धति, उद्देश्य और लागू होने की तिथि के बारे में चर्चा कर रहा था। और जो स्रोत है, तो स्रोत क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के बनने के जो स्रोत है, शक्तियां हैं, सब किसमें निहित है दोस्तों, भारत के लोगों में निहित है दोस्तों। और भारत के लोगों में निहित है ये शक्ति। इसके कुछ लोग विरोधी थे और उन्होंने अपना क्या किया था, अपना विचार रखा था, लेकिन हम उसका खंडन कर चुके हैं कि इनके जो विचार हो क्या है, गलत है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर
हम बात करते हैं शासन पद्धति के बारे में दोस्तों। तो शक्ति के बारे में तो आप देख चुके हैं यहाँ पर कि शक्ति किसमें नहीं थी दोस्तों। एक और शब्द हम आपसे यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कि अगर पूछा जाए दोस्तों कि हमारे पूरे प्रस्तावना में आपको भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को देख लिए पहले ही लाइन में 2 बार मिल गया। अर्थात हमारे संविधान में भारत शब्द का उल्लेख मात्र 2 बार किया गया है दोस्तों। हम भारत के लोग भारत को, तो यहाँ पर हम भारत के लोग भारत को, तो 2 बार उल्लेख किया गया। किस दोस्तों, भारत शब्द का उल्लेख भारतीय प्रस्तावना में 2 बार किया गया है। चलिए इस यहां तक के हम लाइन को पूरा क्लियर कर चुके हैं। आगे मिलते हैं, दिया गया है शासन पद्धति। तो शासन पद्धति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर। जो शासन पद्धति है, शासन पद्धति होती है, इस शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। शासन जो होता है दोस्तों थोड़ा सा बता दें यहाँ पर। जैसे मान लिया कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम विधायिका का काम क्या होता है दोस्तों, आपको तो संविधान नियम और कानून को बनाना होता है। क्या दोस्तों, नियम और कानून को बनाना होता है। और चूंकि इस चीज को जो कार्यपालिका करती है, इससे संबंधित कुछ कार्य को क्या करती है, लेकिन जहां पर विधानसभा के कार्य समाप्त हो जाते हैं और वहां पर आगे चल करके इसके जो कार्य हैं, जिस अंग के द्वारा, जिस चीज के द्वारा, जिस आपको कहेंगे सोर्सेज के द्वारा किया जाता है, उसी को कहते हैं क्या, प्रशासन। और विधानमंडल के द्वारा, संसद के द्वारा किए गए कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, शासन। क्या होता है, शासन। और इसके कार्यपालिका के द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं क्या होते हैं, शासन। और ये जो हमारा संविधान के बाद संसद के बाद जो कार्य किए जाते हैं वो होता है क्या, हमारा कार्यपालिका के बाद जो कार्य किए जाते हैं जिनके द्वारा, वो कहलाता है प्रशासन। और जो करते हैं वो प्रशासक कहलाते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा क्या, शासन पद्धति। तो शासन पद्धति में कितने प्रकार की शासन पद्धति है दोस्तों, तो 5 प्रकार की शासन पद्धति है। पहला हमारा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला चीज है। दूसरा क्या हमारा दोस्तों, समाजवाद। क्या है, समाजवादी। क्या है, समाजवादी है। जो अगर हम बात करें किसका, तो तीसरे का वो है हमारा क्या, पंथ निरपेक्ष। क्या है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष है। क्या है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष है। चौथा का बात की जाए तो लोकतंत्रात्मक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, आपको बात की जाए चौथा तो हमारा क्या है, लोकतंत्रात्मक है। और 5वां जो व्यवस्था है वो है गणतंत्रात्मक दोस्तों। क्या है, गणतंत्रात्मक है। क्या है दोस्तों, गणतंत्रात्मक है दोस्तों। यहाँ पर सोवरेनिटी है, सोशलिस्ट है, आपको सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और आपको रिपब्लिक है। ये 5 प्रकार के शासन पद्धति होते हैं और हम बारी बारी से चर्चा करेंगे इन सारे आपको शासन पद्धतियों को। तो बात करते हैं यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है दोस्तों, पहला है हमारा क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है दोस्तों, संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो क्या होता है आपको, ये है हमारा क्या, तो सोवरेनिटी है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, सोवरेनिटी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो बता दें इस चीज को, चूंकि भारत क्या है हमारा, एक राज्य है। क्या है दोस्तों, राज्य है। थोड़ा सा बाद में बताते हैं इस चीज को। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि वैसी सरकार, क्या हो दोस्तों, वैसी सरकार। क्या क्या क्या, वैसी सरकार जिसमें, जिसके पास अपने देश यानी कि जो क्या है, उसके जो सीमा है, उस सीमा के अंदर और सीमा के बाहर, यानी कि अपने आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों, इंटरनल जो चीजें हैं और एक्सटर्नल जो चीजें हैं, उन पर निर्णय लेने का अधिकार, निर्णय ले स्वतंत्र तरीके से। तो वैसे देश को कहते हैं क्या, संप्रभु देश। अर्थात सिंपल वे में समझिए दोस्त कि जो हमारा संप्रभु जो देश होते हैं, वैसे देश जो क्या करते हैं, अपने सभी आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में क्या हो, स्वतंत्र हो, उस पर किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं हो, तो वैसे देश को कहते हैं संप्रभु देश। और भारत, आपको बात बता दें यहाँ पर 1947 से पहले भारत संप्रभु देश
नहीं था दोस्तों। क्या था हमारा? संप्रभु देश नहीं था। लेकिन आपको 18 जुलाई 1947 के बाद हमारा क्या हुआ, क्योंकि ये तय कर दिया गया था कि भारत में विभाजन कर दिया जाएगा, और उस दिन से हमारा देश क्या बन गया? संप्रभु देश बन गया दोस्तों। उसके पहले हमारा देश संप्रभु देश नहीं था। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में आपको निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं था। ये सारे निर्णय लिए जाते थे किसके द्वारा? तो महारानी के द्वारा लिए जाते थे। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो ये होता है हमारा क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या परिभाषा है आप देख चुके हैं। वैसे देश जहां के जिसके पास क्या हो, इसके इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में निर्णय लेने का अधिकार क्या हो, निर्णय लेने का अधिकार क्या हो, उसके पास के लिए स्वतंत्रता हो, यानी उस पर किसी देश का बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो। और आपको बता दें कि 1947 से पहले भारत जो है हमको संप्रभु देश नहीं था। तो क्या था दोस्तों? संप्रभु देश नहीं था। क्यों? बता देते हैं। भारत जो है हमारा, भारत क्या है? राज्य है। क्या है दोस्तों? राज्य है। क्या है दोस्तों? राज्य है। और राज्य हम उसे कहते हैं जो 4 तत्वों को कंप्लीट करता है, 4 शर्तों को मानता है, 4 शर्त को कंप्लीट कर लेता है, तभी उसे राज्य कहते हैं। तो 4 वो शर्त कौन कौन है जिसे पूरा कर लेने पर कोई भी क्षेत्र क्या हो जाता है? वो राज्य बन जाएगा। तो पहला फर्स्ट थिंग इज दैट कि उसके पास क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए। तब वो दूसरा चीज भूभाग होना चाहिए, और भूभाग पर क्या होनी चाहिए? पॉपुलेशन होनी चाहिए, यानी कि जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। और तीसरा जो थिंग है दोस्त, यानी कि तीसरा जो हमारा क्या है? शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, वो है हमारा क्या? सरकार होनी चाहिए दोस्तों। क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए दोस्तों। ये तीसरी जरूरत है। और चौथा जो शर्त है वो क्या है? सरकार तो होनी चाहिए, लेकिन वो कैसी सरकार होनी चाहिए? संप्रभु सरकार होनी चाहिए। बात करें पहले, जब भारत हमारा 1947 से पहले का था जी, इसके पास भूभाग भी था और जनसंख्या भी था। और उस समय बात किया जाए तत्कालीन समय में तो 40 करोड़ जनसंख्या थी दोस्तों। ठीक है। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, तो सरकार भी थी, लेकिन आपको अस्थायी सरकार नहीं थी, और पूरे देश में सरकार नहीं थी दोस्तों। कुछ प्रांतों में, 11 प्रांतों में सरकार हुआ करती थी, लेकिन वो भी आपको 37 तक चली थी दोस्तों। ऐसा था। तो सरकार भी एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर नहीं थी। अगर बात की जाए संप्रभुता, तो संप्रभुता तो 100% नहीं थी दोस्तों। संप्रभुता बिल्कुल नहीं थी। सारी संप्रभुता निहित थी किसकी दोस्तों? किसमें थी दोस्तों? तो महारानी आपको में निहित थी दोस्तों। तो इसलिए हमारा जो राज्य था, देश था, वो क्या था? संप्रभु नहीं था। बात की जाए वर्तमान समय में, तो आप देख सकते हैं तिब्बत का जो क्षेत्र है वो मामला हमेशा गर्म रहता है। जैसे जो यहाँ के दलाई लामा हैं वो भागते फिरते हैं, और आपको देखा जाए तो भारत में वो आपको हिमाचल प्रदेश का जो हमारा क्या है, आपको वो कौन सा आपको तो हिमाचल प्रदेश का जो हमारा वो साला है, क्या कहा जाता है उसको, वहां पर क्या है? वो अभी वर्तमान समय में रहते हैं, चूंकि उनके पास भूभाग भी है, जनसंख्या है, और क्या है? हमारा सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। वो संप्रभुता किस में नहीं थे दोस्तों? चीन में नहीं थे। चीन जो है तिब्बत पर क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया है। हाँ जी, धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश में क्या है? धर्मशाला है। उसी धर्मशाला में अपनी पूरी जनसंख्या के साथ वहां पर आकर के भारत में निवास कर रहे हैं, रहते हैं दोस्तों दलाई लामा। तो ऐसी चीजें हैं। तो ये रहा हमारा क्या? तो संप्रभु होने के लिए चारों चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए, 4 शर्तें पूरी होनी चाहिए, तभी कोई देश या राज्य संप्रभु हो सकता है। और भारत 1947 के बाद बात करें, खासकर तो 1950 के बाद आपको भारत पूरी तरह से संप्रभु देश बन गया था, और सभी निर्णय आपको लेने में क्या है? हमारा देश सक्षम है, सक्षम है, सक्षम है। अगर बात की जाए जैसे दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान ने भारत पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। तो क्या भारत ने आक्रमण करने के लिए किसी देश से पूछने गया था? वो चाहे आपको अमेरिका हो, चाहे अन्य देश हो, चाहे चीन हो, किसी से पूछने गया था? या जब भारत ने निर्णय लिया तो क्या अन्य देशों ने इस पर अधिकार जमाया? ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। एक जमाना था जब भारत के संसद पर हमला हुआ था, तो उस समय भारत के जो लोग थे काफी परेशान थे और रो रहे थे कि कैसे आपको भारत को स्वतंत्र कराया जाए। और इस पर किसी देश ने आपको अमेरिका आदि देशों से कहा गया, तो उसने किसी तरह का कोई आपको अपना विचार नहीं दिया। लेकिन जब मोदी ने क्या किया, हमला का प्लान बनाया किस पर? पाकिस्तान पर। तो
अमेरिका की तरफ से आवाज आया कि भारत कुछ नया करने वाला है, भारत कुछ नया करने वाला है। तो ये है हमारा क्या वर्तमान समय का भारत और उस समय का भारत, ये है हमारा वर्तमान समय का भारत दोस्तों। चलिए बात करते हैं। तो ये तो हमारा क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या है दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति किसमें नहीं थे दोस्तों, यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कौन है दोस्तों, भारत की जनता है। सभी निर्णय लेने में यहाँ पर दोस्तों, चूंकि वही निर्णय लेगी तो जो हमारे विधानमंडल होगा, संसद होगा, उसमें सांसद लोग जाएंगे, मंत्री बनेंगे, तब ना निर्णय लेंगे दोस्तों। तो अंतिम रूप से निर्णय कौन ले रहा है, यहाँ पर भारतीय जनता ही ले रही है। तो ऐसा कहा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में दोस्तों। अब बात की जाए यहाँ पर कि अगला जो चीज है हमारा, एक बात की जाए तो ये जो संप्रभुता शब्द है वो बोधा के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, बोधा। बोधा एक व्यक्ति है जिनके द्वारा संप्रभुता शब्द को दिया गया है। क्या किया गया है दोस्तों, संप्रभुता शब्द को बोधा के द्वारा क्या किया गया है, दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो पहला शासन पद्धति तो आप देख चुके हैं दोस्तों। दूसरा शासन पद्धति हमारा क्या है दोस्तों, वो है हमारा समाजवादी। क्या है, समाजवादी, सोशलिस्ट यानी कि सोशलिज्म, समाजवादी। चलिए बात करते हैं समाजवादी क्या होता है दोस्तों। बता दें कि जो समाजवादी क्या होता है, किसी भी देश को चलाने के लिए तो सरकार तो होती है, लेकिन क्या सरकार फ्री में चला देगी क्या सरकार देश को, नहीं। उसके लिए आपको मनी की आवश्यकता होती है, अर्थ की आवश्यकता होती है, और अर्थ की व्यवस्था करने के लिए देश में अर्थव्यवस्था होती है। और अर्थव्यवस्था जो होती है दोस्तों वो 3 प्रकार की होती है। So we can say that there are 3 types of आपको इकोनॉमिक, क्या होता है इकोनॉमी, फर्स्ट इज दैट सोशल इकोनॉमी, क्या होता है दोस्तों सोशल इकोनॉमी, एंड सेकेंड इज दैट आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एंड थर्ड इज दैट आपको मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट इज दैट क्या था दोस्तों हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि सोशल इकोनॉमी। क्या था दोस्तों, सोशल इकोनॉमी। क्या था दोस्तों, सोशल इकोनॉमी। क्या था दोस्तों, तो हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, आपको क्या जो हमारा समाजवाद को तो हम डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन समाजवाद क्या है हम आपको बताते हैं। पहले आप देखिए कि इस देश को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है, अर्थात जो हमारा इकोनॉमी होता है, अर्थव्यवस्था होता है दोस्तों, वो आपको 3 प्रकार का होता है। सोशलिस्ट यानी सोशल इकोनॉमी होता है, दूसरा होता है हमारा कैपिटलिस्ट यानी कि कैपिटलिस्ट होता है, कैपिटलिस्ट क्या होता है दोस्तों, कैपिटलिस्ट। और एक होता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या होता है, इकोनॉमी। क्या होता है दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। क्या होता है दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। अब चर्चा करेंगे कि भारत में कैसी आपको इकोनॉमी है, तो हम चर्चा करते हैं दोस्तों इकोनॉमी क्या होता है हमारा। चलिए चर्चा करते हैं यहाँ पर दोस्तों सोशल इकोनॉमी में क्या होता है, बात करते हैं यहाँ पर सोशल इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था इसे हम कह सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, थोड़ा चूंकि दिक्कत होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों। क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। हम इकोनॉमी में घुस गए हैं। तीसरी जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। क्या होती है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। चलिए बात करते हैं बारी बारी से समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखते हैं यहाँ पर दोस्तों वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर राज्य सरकार का क्या होता है, अधिकार होता है। यानी कि भारत की जनता का, राज्य सरकार का मतलब क्या, यहाँ पर देश की जनता, नागरिक लोग, उनका क्या होता है, अधिकार होता है और समान रूप से सभी संसाधनों पर वितरण किया जाता है दोस्तों। सो इसे हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। और ऐसी अर्थव्यवस्था का बात किया जाए तो रूस में देख सकते हैं दोस्तों। और आपको थोड़ा सा इसका अतिवादी रूप भी होता है, एक हमारा साम्यवादी अर्थव्यवस्था बात करते हैं तो ये चीन में दिखाई देता है। अगला हमारा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब क्या, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है देश के सभी संसाधनों पर क्या होता है पूंजीपतियों का अधिकार होता है। कुछ वर्ग का जिसके पास पूंजी होता है उनका क्या होता है दोस्तों, अधिकार होता है। तो इसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उदाहरण देख सकते हैं जापान है हमारा, अमेरिका है दोस्तों। तो ऐसे देश क्या हैं आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो वैसे देश जहां पर क्या होती है
राष्ट्र के संसाधन पर आपको सरकार का अधिकार होता है, साथ साथ में पूंजीपतियों का भी क्या होता है, अधिकार होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, अधिकार होता है। ये आप समझ लिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे चल करके। चलिए आगे बात करते हैं। एक होता है हमारा साम्यवादी, क्या होता है दोस्तों, एक होता है समाजवाद और एक होता है हमारा क्या, साम्यवाद। इसको बाद में बताते हैं दोस्तों। एक होता है हमारा समाजवाद, समाजवाद होता है, और एक होता है क्या, साम्यवाद होता है। क्या होता है दोस्तों, साम्यवाद। समाजवाद का अतिवादी रूप होता है क्या, साम्यवाद। जैसे मैंने कहा कि दोस्तों सर थोड़ा अपना ये कलम दे दीजिए, दैट इज समाजवाद। लाओ अपना कलम, ये क्या है हमारा, साम्यवाद। यानी जब किसी चीज को जबरदस्ती लिया जाए तो ये क्या हमारा, साम्यवाद है। जैसे मैंने कहा कि सर प्लीज थोड़ा ये अपना बोतल दे दीजिए, ये क्या है हमारा, समाजवाद। लेकिन कहेंगे लाओ अपना बोतल, तो ये क्या है हमारा, साम्यवाद है। क्या है दोस्तों, साम्यवाद है। और ऐसी व्यवस्था कहाँ दिखाई देती है, तो चीन में दिखाई देती है दोस्तों। और समाजवाद जो चीज है वो सबसे पहले डेवलप हुआ था कहाँ, रूस में 1918 में हुआ था दोस्तों। दैट इज द फैक्ट। और इसे आप रट करके बहादुर बन सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये तो रहा हमारा समाजवादी। अब शब्द क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर। तो समाजवादी क्या है, एक अर्थव्यवस्था होती है जिस पर राज्य सरकार का क्या होता है, संसाधनों पर अधिकार होता है। अब बात करें यहाँ पर दोस्तों, जो समाजवादी शब्द है ये भारतीय संविधान में नहीं था दोस्तों। इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको लागू किया गया था हमारे संविधान में। तो यहाँ पर कह सकते हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसे क्या किया गया था, समाजवादी शब्द को लाया गया था हमारे संविधान में। ऐसा हमारे समाजवादी शब्द नहीं था आपको भारत के संविधान में। ये रहा चीज। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, भारत का जो समाजवाद है वो कैसा है, हम चर्चा करते हैं। तो भारत का जो समाजवाद है वो लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। कैसा है दोस्तों, भारत का जो समाजवाद है, यहाँ पर चर्चा करें कि भारत का जो समाजवाद है आपको सोशलिस्ट या जो इकोनॉमी है हमारा भारत का वो कैसा है हमारा दोस्तों, तो लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या है दोस्तों, भारत में कैसा है, लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। क्या कहेंगे दोस्तों, भारत में जो समाजवाद है कैसा है, आपको लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। चलिए देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक यूज कर लिया जाए दोस्तों, काफी देर हो गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ की भारत का जो समाजवाद है वो आपको कैसा है दोस्तों, तो लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। कैसा है दोस्तों, लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। यानी कि समाजवाद भारत का, हम परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं भारत का समाजवाद कैसा है दोस्तों, भारत का समाजवाद कैसा है दोस्तों, तो लोकतंत्रात्मक प्रकार का है। लोकतंत्रात्मक प्रकार का हमारा समाजवाद है, लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर लोकतंत्रात्मक जो समाजवाद है वो किस पर आधारित है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। पूछा जाएगा दोस्तों कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आपका आंसर क्या होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी भारत का जो समाजवाद है लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। डेमोक्रेटिक आपको कैसा है, सोशलिस्ट है। और किस पर आधारित है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर क्या है दोस्तों, आपको आधारित है हमारा क्या, तो हमारा समाजवाद लोकतंत्रात्मक प्रकार का है और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर क्या है दोस्तों, आधारित है। और हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है कैसा है दोस्तों, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए देखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ। तो ये तो रहा हमारा भारत का क्या है दोस्तों, समाजवाद। क्या है दोस्तों, भारत का समाजवाद। और इस शब्द को सबसे पहली बार, चूंकि समाजवाद का परिभाषा कैसे डिफाइन किया जाए इसको लेकर के विवाद था, तो आपको एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था DS नकार। क्या नाम था दोस्तों, DS नकार था। क्या नाम था दोस्तों, DS नकार। इन्होंने कहा था कि एक परिभाषा कब दिया था दोस्तों, 1982 में। ये DS नकार मामला था, उसमें क्या था, 1982 में आपको अपना निर्णय दिया था और कहा था कि जो समाजवाद है वो क्या है, तो यहाँ पर कहा था कि पालने से लेकर क्या है दोस्तों, पालने से क्या दोस्तों, पालने से लेकर के आपको पालने से लेकर के आपको कब्र तक क्या है दोस्तों, कब्र तक सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना दोस्तों, सुरक्षा प्रदान करना। क्या है दोस्तों, इन्होंने कहा था, सुनिए, देश के संसाधनों का
देश के उन सारे पहलुओं का, उन सारी चीजों का जिससे किसी व्यक्ति के पालने से लेकर उसके कब्र तक सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसे ही कहते हैं क्या, समाजवाद। और समाजवाद को किससे, और ये सारे चीज पालने से लेकर के कब्र तक सुरक्षा प्रदान किससे दिया जा सकता है, तो समता ला करके, समानता ला करके। क्या कर सकते हैं दोस्तों, समानता ला करके। जैसे अगर कोई गरीब व्यक्ति है और एक अमीर व्यक्ति है, तो गरीब व्यक्ति जो है अगर उसकी सभी चीजें अगर प्राप्त नहीं होती है तो क्या हो जाएगा, आसानी से वो मर जाएगा, बहुत जल्द मर जाएगा। तो पालने से लेकर, यानी कि जब जन्म हो रहा है तब से लेकर उसके कब्र तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समानता को प्रदान कराना ही क्या है, हमारा समाजवाद है दोस्तों। यानी लोगों में समानता उत्पन्न करना ही क्या करना है, समाजवाद है। लोगों में समानता उत्पन्न करना, कब से कब तक, तो जन्म से लेकर के, यानी कि कब्र से लेकर के, सॉरी पालने से लेकर के आपको कहां तक, तो कब्र तक के लिए जिन आपको समानता लोगों में उपलब्ध कराना, लाना, क्या कहलाता है, हमारा समाजवाद कहलाता है। ऐसा हो गया। अब बात करते हैं, समाजवाद हो गया दोस्तों, ये शासन की पद्धति हो गई। उसके बाद बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। क्या है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष क्या है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष क्या होता है बताते हैं यहाँ पर। पंथ निरपेक्ष, तो यहाँ पर बता दें, पंथ निरपेक्ष भी शासन करने की पद्धति होती है। क्या होती है दोस्तों, शासन करने की पद्धति होती है। और इस शासन करने की जो पद्धति होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों, शासन करने की जो पद्धति होती है, तो ये हमारा जो शासन करने की जो पद्धति होगी हमारा पंथ निरपेक्ष। पहले आपको बता दें कि ये पंथ होता क्या है हमारा। सबसे पहले आप देखते हो कि देश में क्या होते हैं, धर्म होता है। क्या होता है दोस्तों, धर्म होता है। पंथ और धर्म में थोड़ा सा का अंतर है, दिखाते हैं, हालांकि थोड़ा सा का अंतर है। धर्म जो होता है, धर्म के अंदर भी बहुत सारे जातियां होती है। जैसे हिंदू को ले लें तो इसमें बहुत सारी जातियां होती है। उसी तरह से यहाँ पर बौद्ध को ले लें तो यहाँ पर क्या है, हीनयान महायान है। उसी तरह से जैन को ले लें तो क्या है हमारा, आपको कहा जाए तो क्या हमारा क्या थे हमारे जैन धर्म, क्या थे, तो आपको जैन धर्म को भी दो भागों में क्या किया गया था, डिवीजन किया गया था दोस्तों। तो ये जो हमारे क्या होते हैं, जिसे हम श्वेतांबर और दिगंबर कहते हैं, तो ये सब पंथ हो गए। श्वेतांबर और दिगंबर क्या हो गया दोस्तों, पंथ हो गए। जबकि जैन क्या हो गया, धर्म हो गया। जबकि जैन को बांटे हैं वो क्या हो गया, हमारा पंथ हो गया। यही अंतर होता है थोड़ा सा। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये क्या रहा हमारा पंथ, क्या है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष। तो यहाँ पर पंथ शब्द के लिए आपको सेकुलर शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, सेकुलर शब्द। और सेकुलर जो शब्द आया है कहां से आया है, यूनान से आया है। कहां से आया है दोस्तों, यूनान से आया है। और यूनान में कहा जाए तो मध्यकाल में क्या था, अंधकार का युग का समय था। और वहां पर जो भी घटनाएं होती थी सबकी जिम्मेवारी किसको दी जाती थी, तो कहा जाता कि सभी जो चीजें हो रही है मध्यकाल में, चूंकि अंधकार युग था उस समय कहा जाता था कि सभी जो कार्य किए जा रहे हैं भगवान की इच्छा पर आधारित है। मतलब सभी काम कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। लेकिन आगे चल करके आपको मानववाद का उद्भव हुआ और तब जा करके ये क्या हुआ, हमारा पंथ का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, पंथ। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो चीजें हैं उसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष होने के लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे पंथ निरपेक्ष हम उसे कहेंगे जिसके लोगों में क्या हो, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं हो, राज्य का धर्म कोई अपना धर्म नहीं हो। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो। और जनता के साथ उसमें जो जनता निवास कर रही है देश में, उस जनता के बीच में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। तो वैसे क्षेत्र को हम कहते हैं क्या, पंथ निरपेक्ष। और भारत का एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य यह है कि वैसा देश जिस राज्य का कोई अपना धर्म नहीं हो, राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं हो, और सभी जातियों के समान आपको किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, तो ऐसे देश को कहते हैं क्या, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। हमारा देश भी क्या है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष
और सभी वर्गों को, जातियों को, धर्मों को समान दृष्टि से देखते हुए देश का प्रशासन को चलाया जाता है। जो भी निर्णय लिया जाता है तो इस सभी पंथों को ध्यान में रख करके शासन को चलाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार है हमारा शासन चलाने का। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, अगला है हमारा क्या, लोकतंत्रात्मक। क्या है दोस्तों, लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति है। क्या है दोस्तों, लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति। वैसी शासन पद्धति जिसमें जनता का क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि देश पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। अर्थात बात करें तो जनता पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो लोकतंत्र जो चीजें हैं, यहाँ पर लोकतंत्र को सबसे पहले डिफाइन किया था अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि कहा था लोकतंत्र को डिफाइन करते हुए कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासित शासन पद्धति है। दोस्तों जो लोकतंत्र है वो क्या है, तो कहा था इन्होंने ऑफ द पीपुल। क्या कहा था दोस्तों, ऑफ द पीपुल। क्या कहा था दोस्तों, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। क्या कहा था दोस्तों, बाय द पीपुल। क्या कहा था दोस्तों, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। क्या कहा था दोस्तों, फॉर द पीपुल शब्द का क्या था, प्रयोग किया था। यानी कि लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए क्या है, शासित शासन पद्धति है। यानी कि इसे कहेंगे क्या, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। तो ऐसा इन्होंने कहा था। तो पूछा जाए अगर आपसे प्रश्न कि लोकतंत्र को सबसे पहले किसने डिफाइन किया था दोस्तों, या उनका परिभाषा क्या है, तो सबसे पहले कौन किया था, तो अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और उसके बाद बात किया जाए तो क्या कहा था, तो कहा था इन्होंने कि लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासित शासन पद्धति है। ऐसा इन्होंने कहा था। यह हमारा लोकतंत्र क्या है दोस्तों, लोकतंत्र होता है। और लोकतंत्र जो होता है यहाँ पर, यानी कि लोगों का ये तंत्र है, लोगों का शासन पद्धति है दोस्तों। तो यहाँ पर बात किया जाए दोस्तों, तो जो लोकतंत्र होता है दो प्रकार का होता है। कैसा होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो होता है दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होता है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे हम आपको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। अर्थात जो डेमोक्रेसी होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रत्यक्ष, और दूसरा क्या होता है हमारा, अप्रत्यक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को डेमोक्रेसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम प्रतिनिधि मूलक आपको लोकतंत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कह सकते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव आपको डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, हम पूरे बात करते हैं यहाँ पर बारी बारी से दोस्तों। चलिए क्या है हमारा, आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि इसमें खुद जनता शासन करती है दोस्तों। जनता क्या करती है, शासन पद्धति में भाग लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे संभव हो पाता है आपको बताते हैं। जनता खुद शासन करती है। क्या करती है दोस्तों, इसमें जनता के प्रतिनिधि आपको शासन नहीं करते, बल्कि जनता खुद शासन करती है। क्या करती है दोस्तों, जनता खुद शासन करती है। बताइए क्या भारत में ऐसी चीजें संभव है कि भारत में सभी जनता शासन करना शुरू कर दे? नहीं, ये आपको जो प्रत्यक्ष जो डेमोक्रेसी है, वैसे सबसे पहले देखा जाए तो ये यूनान के क्षेत्रों में डेवलप हुआ था दोस्तों। कहां पर, यूनान के क्षेत्रों में डेवलप हुआ था। आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और ये वैसे जगहों पर संभव हो सकता है जहां पर जनसंख्या कम हो। क्या हो दोस्तों, जनसंख्या कम हो, और वैसे क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। यानी कि कानून बनाने में सभी लोग शामिल हो जाए, और वही लोग क्या करेंगे, तो आपको क्या करते हैं, वहां पर शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और एक और बात करते हैं दोस्तों, तो इस तरह की पद्धति में आपको किसी तरह का आपको संविधान बनाने के जैसी संस्था वहां पर नहीं होती। जैसे हमारे देश में क्या है, संसद है, और यहाँ पर क्या है, जो क्या करती है, नियम और कानून बनाती है। वहां पर उस तरह की कोई प्रक्रियाएं नहीं होती है, वहीं पर कोई संस्था नहीं होती है जो आपको नियमों को बनाएगी। ये लोग खुद भाग लेते हैं और नियम बनाते हैं, और उसका इम्प्लीमेंट भी करते हैं, निर्णय भी करते हैं दोस्तों। तो अगर वर्तमान समय में पूछा जाए कि प्रत्यक्ष शासन पद्धति यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पर दिखाई देता है, तो दिखाई देता है कहां पर दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड में दिखाई देता है। कहां पर दिखाई देता है, स्विट्जरलैंड में दिखाई देता है। ऐसा आपको हुआ था, कहां पर हो रहा है वर्तमान समय में शासन, कहां पर, तो आपको ये हो रहा है कहां पर, तो स्विट्जरलैंड में। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या है दोस्तों,
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम बात करते हैं यहाँ पर। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, और ये भारत में चूंकि चर्चित है यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या है दोस्तों? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव आपको क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, यानी कि प्रतिनिधि मूलक आपको लोकतंत्र भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कह सकते हैं दोस्तों। क्यों प्रतिनिधि मूलक कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बात किया जाए तो जिस देश में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहां पर जनता क्या करती है? डायरेक्ट आपको शासन पद्धति में भाग नहीं लेती है, बल्कि अब चुनाव प्रणाली के द्वारा क्या करती है? अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि उन पर शासन करने का काम करते हैं। और भारत में भी क्या है? यहाँ पर प्रतिनिधि मूलक आपको क्या है? लोकतंत्र है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का अगर बात की जाए दोस्तों, तो भारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा क्या है? लोकतांत्रिक देश है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं, जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र होते हैं वो दो प्रकार का होता है। क्या है दोस्तों? हम बात कर रहे हैं जो प्रतिनिधि मूलक जो हमारे लोकतंत्र होता है, यानी कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको डेमोक्रेटिक जो हमारा सिस्टम होता है, ये दो टाइप का होता है। तो पहला जो हमारा प्रकार होता है वो होता है हमारा संसदीय। क्या होता है दोस्तों? संसदीय लोकतंत्र। क्या होता है दोस्तों? संसदीय एक होता है लोकतंत्र, और एक होता है संसदीय लोकतंत्र, और एक होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। क्या होता है दोस्तों? एक होता है हमारा क्या? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होता है। तो क्या डिफरेंसेस है आपको दोनों के बीच में? आपको संसदीय लोकतंत्र में और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या आपको अंतर है? तो बात करें दोस्तों, तो भारत में संसदीय लोकतंत्र है, जबकि अमेरिका में क्या है? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। तो यहाँ पर हम आंसर एक उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। अमेरिका में कैसा आपको प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है दोस्तों? तो आपको अमेरिका में आपको अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, जबकि भारत में क्या है दोस्तों? आपको संसदीय लोकतंत्र है। आपको बात करें यहाँ पर कि दोनों में क्या अंतर है, तो देखते हैं यहाँ पर संसदीय जो लोकतंत्र होता है, यहाँ पर संसदीय प्रणाली जो होती है, इसमें सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, दूसरा होता है लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। क्या होता है दोस्तों? लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, और तीसरा होता है हमारा क्या? न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी होता है। क्या दोस्तों? यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है। क्या होता है? विधायिका होती है, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, और क्या होती है दोस्तों? न्यायपालिका। कहेंगे क्या? लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, और क्या होता है? जुडिशरी होती है। क्या होती है? न्यायपालिका। अब बात करें यहाँ पर, तो दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर भी क्या होती है? सारी चीजें यहाँ पर भी है। यहाँ भी विधायिका होती है, कार्यपालिका, और क्या होती है दोस्तों? न्यायपालिका होती है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र है वहां भी 3 तरह के सरकार के अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन अंतर क्या है हम आपको बताते हैं। यहाँ भी विधायिका होता है, यहाँ भी कार्यपालिका होता है, और यहाँ भी न्यायपालिका होता है। लेकिन अंतर क्या है दोस्तों? बताते हैं। यहाँ पर विधायिका का मतलब होता है संसद। क्या होता है दोस्तों? संसद। भारत में कहा जाए तो क्या होता है? संसद। तो ये जो विधायिका और कार्यपालिका होता है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। क्या होती है दोस्तों? उत्तरदायी होती है। यानी कि जो विधायिका होती है, ये विधायिका से ही सदस्य निकल करके क्या बनते हैं? कार्यपालिका बनते हैं। जैसे लोग चुन करके विधायिका में क्या करते हैं? सांसद को भेजते हैं, और वही सांसद क्या बनते हैं? मंत्री, और वही मंत्री जो होते हैं कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो विधायिका और कार्यपालिका क्या होते हैं? एक दोनों में क्या होता है? संबंध होता है, जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? एक कड़ी के रूप में जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जबकि यहाँ पर अमेरिका की हम बात करें तो यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से अलग होता है। यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा होता है। यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका क्या होते हैं? अलग होते हैं। यहाँ पर शक्तियों का क्या होता है? पृथक्करण होता है। कार्यपालिका ये विधायिका से नहीं आते हैं, बल्कि कोई भी कार्यपालिका बन सकता है, यानी कि कोई भी मंत्री बन सकता है। जिस व्यक्ति के पास पैसे हैं वो भी आपको मंत्री बन सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है भारत में। बस यही अंतर है दोनों दोस्तों, आपको संसदीय लोकतंत्र में और आपको अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में। तो आप ये देख चुके हैं बखूबी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको लगता है कि आपको आगे देखते हैं यहाँ पर कि ये तो रहा हमारा क्या? लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति दोस्तों। तो ये रहा हमारा संसदीय और ये सब चीज। आगे देखते हैं हमारा गणतंत्रात्मक शासन पद्धति, यानी 5वां जो पद्धति है वो क्या है हमारा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 5वां पद्धति क्या है हमारा। 5वां पद्धति है दोस्तों गणतंत्रात्मक शासन पद्धति। क्या है दोस्तों?
गणतंत्रात्मक शासन पद्धति यानी कि क्या होता है, रिपब्लिक। गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का मतलब ये होता है कि यहाँ पर गणतंत्रात्मक, गण मतलब होता है समूह यानी कि जनता, लोग, और गणतंत्र मतलब क्या होता है, शासन यानी कि जनता का शासन होता है। यानी कि यहाँ पर किसी भी आपको एक विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग कोई यहाँ पर नहीं होता है। कोई भी वर्ग यहाँ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता है, कोई भी विशेष अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होता है। और देश के किसी भी व्यक्ति को आपको उनकी योग्यता के आधार पर पद धारण करने की क्या है, आपको धारण कर सकते हैं। और सिंपल सा बात का यहाँ पर तो देश के सभी व्यक्ति यहाँ पर आपको अपनी योग्यता के अनुसार पद धारण कर सकते हैं दोस्तों। और गणतंत्रात्मक शासन पद्धति में क्या होता है कि जो देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है ना, वो क्या होता है, आपको निर्वाचन पद्धति के अनुसार क्या होता है, चुन करके आता है। यानी कि वैसे देश जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है उसमें क्या कहते हैं, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति कहते हैं। और भारत में कैसा है पद्धति, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति है दोस्तों। और बात किया जाए यहाँ पर तो अगर बात किया जाए तो ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति नहीं है, क्योंकि वहां पर दोस्तों जो आपको जो क्या होता है, वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि वहां का जो पद होता है राष्ट्राध्यक्ष का वो क्या होता है, वंशानुगत होता है। यानी कि जिस देश में राष्ट्र के अध्यक्ष का, राष्ट्र के प्रमुख का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, वैसे देश को हम गणतंत्रात्मक नहीं कहते हैं, बल्कि वैसे देश जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है वैसे देश को हम क्या कहते हैं, गणतंत्रात्मक शासन, गणतंत्रात्मक देश कहते हैं दोस्तों। तो भारत क्या है, गणतंत्रात्मक देश है। अब एक और बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, भारत में संसदीय प्रणाली तो है भारत में, तो यहां पर चलिए ये तो रहा हमारा क्या दोस्तों, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति यानी कि शासन पद्धति को हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब बचा है क्या, उद्देश्य। क्या है दोस्तों, हमारे संविधान का अब उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो पहला उद्देश्य जो है वो है हमारा क्या, तो न्याय है। क्या है दोस्तों, न्याय है। क्या है, न्याय है। और न्याय कितने तरह का है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या है दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और क्या है दोस्तों, राजनैतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय का बात किया गया है, राजनैतिक। क्या है दोस्तों, 3 प्रकार के न्याय का चर्चा किया गया है दोस्तों, ये याद रखिएगा। कितने प्रकार का, हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय का बात किया गया है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो देखते हैं यहाँ पर सामाजिक न्याय का क्या मतलब है। यहाँ पर दोस्तों सामाजिक न्याय का मतलब कि समाज में सभी व्यक्ति क्या होंगे, तो आपको क्या होंगे, आपको सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे। क्या होंगे, किसी तरह के साथ उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। क्या किया जाएगा, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा क्या होता है, सोशल इकोनॉमी होता है। और सोशल इकोनॉमी लाने के लिए क्या करते हैं, तो समानता को वहां पर इम्प्लाई करना पड़ता है, तो ही यहाँ पर आप कह सकती है सामाजिक समानता उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। बात किया जाए आर्थिक समानता, क्या होता है दोस्तों, तो आर्थिक समानता लाने के लिए आप देखते हैं कि हमारा क्या है दोस्तों, आर्टिकल 39 में क्या किया गया है, महिलाओं और पुरुषों के बीच में क्या किया गया है, सबको समान वेतन देने का प्रावधान किया गया है। तो ये हमारा आर्थिक समानता है। क्या है दोस्तों, माफ कीजिएगा, ये हमारा क्या है, इस आपको क्या है, हमारा ये समानता में आ जाएगा दोस्तों। जो हमारा क्या है, आर्थिक न्याय। क्या है दोस्तों, आर्थिक न्याय। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, आर्थिक न्याय को लेकर के काफी आपको प्रारंभ में जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था, तो आपको जो जमींदार वर्ग के लोग थे उनसे जमीनों को छीन करके सभी लोगों में बांटने का प्रयास किया था। ये हमारा क्या था, एक तरह से आर्थिक न्याय हमारा कहा जा सकता है। उसी तरह से यहाँ पर एक हमारा राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय को अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जा सकता है, भारत में आपको क्या है, आपको वयस्क मताधिकार का क्या है, सिस्टम है यहाँ पर। यानी कि 18 वर्ष के सभी लोगों को, 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को मत देने का क्या है, हमारा अधिकार है। एक तरह से राजनीतिक क्या है, न्याय है। क्या है हमारा दोस्तों, राजनीतिक न्याय है। ये रहा हमारा चीज। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा रहा न्याय। क्या है दोस्तों, न्याय। उसके बाद हम बात करते हैं न्याय। उसके बाद रहा हमारा क्या, स्वतंत्रता। क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता। तो आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो कौन कौन स्वतंत्रता है हमारा दोस्तों,
थोड़ा पढ़ते हैं हमारा प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिक समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि कौन कौन है दोस्तों? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन दोस्तों? विचार अभिव्यक्ति, क्या है दोस्तों? विचार अभिव्यक्ति विश्वास, क्या है दोस्तों? विश्वास, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म, क्या है दोस्तों? धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। क्या है दोस्तों? उपासना की दोस्ता आपको स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर बात किया जाए विचार, थॉट, क्या होता है दोस्तों? किसी भी व्यक्ति को अपने मन में किसी भी प्रकार के विचार लाने के लिए क्या है, वो स्वतंत्र है। अगर हम अपने मन में ये विचार लाते हैं कि मोदी क्या है, खराब है, तो हमें क्या है, स्वतंत्र है, इस पर कोई आपको, लेकिन अगर मेरे इन चीजों से अगर कोई हानि होती है तो इस पर क्या होगा, आपको इस पर प्रोविजन लगाए जाएंगे दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन का ये विषय बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को प्रकट करने की प्रवृत्ति, यानी कि अपने विचार आप प्रकट कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता दी गई है। जैसे आपको आर्टिकल नंबर 19 में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि किसी भी बात को अगर आपके मन में आया है तो उसे कहने की स्वतंत्रता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है दोस्तों। अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलना, यानी कि बोलने की भी स्वतंत्रता है आपको, आर्टिकल 19 में आप देख सकते हैं। विश्वास, हम किस चीज पर विश्वास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जैसे हम मानना चाहें किसी भगवान को माने तो और नहीं माने तो ये मेरे विश्वास का बात है, इस पर किसी तरह का आरोप नहीं लगेगा या आपको इसके लिए किसी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। बात करते हैं धर्म का मतलब आपको देख रहे हैं यहाँ पर 25 से 28 तक के आर्टिकल में आपको धर्म की स्वतंत्रता के बारे में दी गई है दोस्तों। आप 25 में प्रचार कर सकते हैं किसी धर्म को लेकर के, 26 में आपको प्रबंधन कर सकते हैं धर्म को लेकर के। ऐसी चीजें आपको 25 से 28 तक में क्या है दोस्तों, आपको धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, तो ये हमारी है। उसके बाद देखते हैं उपासना। आप किसी चीज की यहाँ पर ना आप किसी चीज को मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। उपासना का मतलब होता है किसी चीज में एक तरह से विश्वास ही होता है, बिलीफ करना होता है, किसी चीज को लेकर के उपासना करना होता है, तो आपके लिए क्या है, स्वतंत्रता है। आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको क्या है हमारा और बात करें तो इस आर्टिकल में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, ये आप देख सकते हैं। पहले तो स्वतंत्रता प्रस्तावना में कितना दिया गया है दोस्तों, 5। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और पूछा जाएगा आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। ये कंफ्यूजन आप क्लियर कर लीजिएगा, आगे मिलते हैं। देखते हैं हमारा अगला जो चीज है वो क्या है दोस्तों। अगला हमारा क्या है, समानता। क्या है, समानता। तो समता जो है दोस्तों यहाँ पर 2 चीजों को लेकर के है। यहाँ पर क्या क्या, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। क्या दोस्तों, प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस, प्रतिष्ठा क्या है, और प्रतिष्ठा और क्या हमारा अवसर की समता है। 2 तरह की समता की बात किया गया। प्रतिष्ठा का मतलब किसी भी व्यक्ति को क्या करना है, उसके समाज में प्रतिष्ठा को क्या करना है, डेवलप करना है कि वो जीवन जी सके अपना। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर उसके पास कुछ घर नहीं है तो आप उसके लिए आवास की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जिससे उसकी क्या हो जाएगी, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो ऐसे कुछ सामाजिक सुधार करके किसी व्यक्ति में क्या कर सकते हैं, प्रतिष्ठा को, स्टेटस को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अवसर का बात किया जाए तो आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के संबंध में क्या अवसर की समता दी गई है, यानी कि कोई वैकेंसी निकलती है तो सभी लोगों को समान रूप से अवसर प्रदान किए। लेकिन यहाँ पर बात किया जाता है कि आरक्षण भी दिया गया है। तो आरक्षण किस लिए दिया जाता है, ये आरक्षण हमारा सकारात्मक आरक्षण है, जिसमें सभी लोगों को समान रूप से लेकर के चलने की क्या है, बात कही गई है। तो इसलिए हम कहेंगे क्या कि अवसर की समता जो है क्या है, एक अवसर है यहाँ पर जिसमें सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पढ़ेंगे पूरे आगे विस्तार से दोस्तों, जब हम पढ़ेंगे क्या अधिकार, आपको आर्टिकल्स को, मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे तब। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ बंधुत्व बढ़ाने के लिए क्या किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर बंधुत्व बढ़ाने के लिए क्या किया गया है यहाँ पर दोस्तों, पढ़ा जाए दोस्तों हमारा क्या, संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
और प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की गरिमा क्या दोस्तों? व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता क्या है दोस्तों? अखंडता और बंधुत्व क्या है दोस्तों? बंधुत्व को बढ़ाना है। क्या कर रहे हैं दोस्तों? बंधुत्व को क्या कर रहे हैं? बढ़ाना है। क्या है दोस्तों यहाँ पर? और एक चीज वहां पर बताना हम भूल गए दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है यहाँ पर वो कहां से लिए गए दोस्तों? तो आपको रूस के संविधान से लिए गए। आपको रूसी क्रांति 1917 से ली गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है, ये तीन चीज कहां से लिए गए हैं दोस्तों? तो आपको रूसी क्रांति 1917 से लिए गए हैं। उसके बाद बात किया जाए, वहां पर एक और चीज छूटा था हमारा दोस्तों कि आपको क्या है, समानता था, स्वतंत्रता और तो क्या था हमारा? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। हाँ, यहाँ पर है हमारा दोस्तों समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। कहां से लिया गया? तो फ्रांस के क्रांति से लिया गया, जो 1789 में हुआ था। बात करते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों? गरिमा है, एकता है और क्या है हमारा? अखंडता है और क्या है? बंधुत्व है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गरिमा का मतलब होता है कि व्यक्ति को गरिमामय पूर्ण जीवन जीने के लिए सरकार को कुछ कार्य करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। अब देखा जाए यहाँ पर यूनिटी के लिए सरकार को आपको सरकार में क्या करना चाहिए? राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अखंडता यानी कि भारत को क्या करना है? ये जो हमारा उद्देश्य है, भारत को किसी भी स्थिति में खंड नहीं करने हैं, टुकड़े नहीं करने देने हैं। और बंधुत्व क्या है दोस्तों? बंधुत्व बढ़ाने की भी चर्चा की गई है। भ्रातृत्व यानी भाईचारा को बढ़ाने की क्या की गई है? यहाँ पर बात की गई है दोस्तों। तो ये हमारे संविधान के सब क्या है? आपको सारे बिंदु थे जिस पर हम लोगों ने क्या किया? बारी बारी से चर्चा किया दोस्तों। क्या था हमारा ये? आपको बारी बारी से इस पर हम लोगों ने क्या किया? तो चर्चा की। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि अब हम लोग देखेंगे कि कुछ जो ये हमारा आगे चल करके कुछ इस पर विवाद उत्पन्न हो गया कि हमारा जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है कि नहीं है, इसको लेकर के काफी विवाद उत्पन्न हो गए हैं। तो हुए थे, तो कौन कौन से विवाद हुए और क्या क्या, किन किन चीजों में क्या क्या आपको निर्णय दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। यानी कि संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन को लेकर के विवाद, प्रस्तावना में संशोधन को लेकर हुए विवाद, संशोधन को लेकर हुए विवाद, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। और विस्तार से आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इतिहास को, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से विवाद हुए यहाँ पर दोस्तों और किस किस निर्णय में कौन कौन सी चीजें आपको निर्णय दिए गए हैं आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 1950 में क्या हमारा गोपालन मुद्दा आया था। क्या था? गोपालन मुद्दा। और इसमें कहा गया था कि भारत जो प्रस्तावना है उस संविधान का अंग नहीं है और जो भारत शक्ति मिलती है किसको? संविधान को, वो जनता से नहीं मिलती है। यानी जनता शक्ति का स्रोत नहीं है। दो चीज कहा गया था, अंग नहीं है कौन? प्रस्तावना, और जनता शक्ति का स्रोत नहीं है। जनता शक्ति का स्रोत नहीं है, शक्ति स्रोत नहीं है, ये कहा गया था इसमें। ये था गोपालन समिति मुद्दा में कहा गया था। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, तो एक मामला आया था 1960 में जिसे हम बेरुबाड़ी मुद्दा कहते हैं। चूंकि आगे हम पढ़ेंगे काफी विस्तार से, तो ये था हमारा बांग्लादेश से संबंधित, चूंकि इसमें क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था दोस्तों। तो इससे लेकर के चूंकि यहाँ पर ना आपको सलाह लिया गया था किसके द्वारा? इस मामले पर आपको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राय लिया गया था सुप्रीम कोर्ट से। किससे लिया गया था दोस्तों? और उस समय आपको बेरुबाड़ी मामले में क्या किया गया था दोस्तों? तो एक तरह से सीमा विवाद था। और इस सीमा विवाद से लेकर के आपको यहाँ पर सलाह लिया गया था राष्ट्रपति से। किससे लिया गया था? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति ने सलाह लिया था किससे? तो सुप्रीम कोर्ट से। किससे लिया था? सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह लिया था। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भारत का प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अंग
नहीं है। ये आपको इसमें कह दिया गया था किसके द्वारा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि और कौन कौन से मामले हैं यहाँ पर दोस्तों। एक मामला था आपको 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मुद्दा था, उसमें चूंकि केशवानंद भारती एक आपको मठ के मठाधारी थे और उनके पास काफी जमीन था दोस्तों, और चूंकि स्वतंत्रता हुआ था हमारा देश और उसके बाद चूंकि जमीन को लेकर के बंटवारा किया जाना था, छीना जा रहा था जमीनों को, यहाँ पर दोस्तों भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था, तो उनका भी भूमि अधिग्रहण कर लिया गया था, तो काफी विवाद हो गया था। उसके बाद इन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी मुद्दा आ गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो इस केस में क्या कहा था आपको सुप्रीम कोर्ट ने, तो देखिए यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद, हम इस चीज को विस्तार से आगे पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर केवल विवाद दिखा देते हैं और किस मामले में क्या कहा गया बस ये बात बता देते हैं। केशवानंद भारती बनाम, एक अलग वीडियो बनाएंगे इस पर हम, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, क्या है दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो अपने निर्णय को उलट दिया था। क्या था दोस्तों? एक हमारा एक और मामला आया था, गोलकनाथ का मामला आया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1967 में। उसमें भी आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग नहीं है और एक कहे तो कुंजी है। और जब किस मामले में आपको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, एक और यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर दोस्तों, कौन था हमारा, सबको लिख देते हैं यहाँ पर बारी बारी से। एक था हमारा कौन दोस्तों, 1950 में आया था गोपालन, और इसमें कहा था अंग नहीं है। चलिए दूसरा आया था हमारा क्या, 1960 में, किसका आया था दोस्तों? ये था हमारा 1960 का जो हमारा मुद्दा था, 1900 ये गोपालन हमारा क्या, गोपालन था, क्या था दोस्तों हमारा गोपालन 1950 का था, जिसमें अंग नहीं है और साथ साथ क्या है, जनता शक्ति का स्रोत नहीं है, जनता शक्ति का स्रोत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आया था 1960 में, कौन आया था दोस्तों हमारा, 1960 में हमारा मामला आया था दोस्तों। तो इसमें भी निर्णय दे दिया गया था हमारा, क्या था दोस्तों, 1901 बाद आया था हमारा क्या, 1967 में क्या आया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्या आया था दोस्तों, गोलकनाथ बनाम क्या था हमारा दोस्तों, पंजाब राज्य। इसमें भी कहा गया था कि हमारा क्या है, ये अंग नहीं है, और कहा गया था कि जो प्रस्तावना है एक तरह से कुंजी है, और अगर कोई व्यक्ति संविधान को पढ़ने में क्या होता है, सहज नहीं हो पाता है, उसे दिक्कत होती है, तो इसका सहारा ले सकता है, किसका, आपको प्रस्तावना का। बस ये कहा गया था इसमें। उसके बाद 1900 हमारा आया 73 का मामला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्या है था दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और एक कब आया था, 1973 में। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ जो हमारा अंग है, कह दिया था दोस्तों। और इसमें कहा था कि कुछ प्रस्तावना में कुछ मूल तत्व हैं, यानी कि कुछ फंडामेंटल जो क्या है हमारे चीजें हैं, मौलिक तत्व हैं, जिनका आपको उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, आपको आधारिक ढांचा कहेंगे, क्या कहेंगे, आपको मूल आधार या आधारिक ढांचा कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, आधारिक ढांचा कहेंगे, या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक आधार, आपको आधारिक ढांचा या आधार ढांचा कहेंगे, और उसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे अखंडता जो शब्द है क्या है, एक तरह से आधारिक आपको ढांचा है हमारा, बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, सुप्रीम कोर्ट को। तो अगर प्रस्तावना का अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका कंसेप्ट कब लाया गया था, तो 1973 के आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में लाया गया था दोस्तों। क्या किया गया था, यहाँ पर लाया गया था। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, एक आया था हमारा मामला 1900, एक और हमारा मामला था दोस्तों, तो LIC से संबंधित हमारा मामला था, LIC संबंधित मामला। और इसके बाद जितने भी निर्णय आए हैं सब में कहा गया है क्या, कि भारत का प्रस्तावना संविधान का क्या हमारा अंग है, ऐसा आपको माना गया था। ये रहा, तो ये सभी मामले यहाँ पर आए हैं दोस्तों, आपको बारी बारी से क्या किए हैं, आपको लाए गए हैं दोस्तों। तो
ये था हमारा क्या प्रस्तावना से संबंधित सारी चीजें। तो हमें नहीं लगता होगा कि किसी भी प्रकार की चीजें आपको इसमें आपको छुटी होगी। तो और ये जो जितने भी विवाद हैं आपको इन सारे विवादों से संबंधित हम एक वीडियो क्या करेंगे अलग से बनाएंगे दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छे से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।